हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक ज़ुबैर लाहौर पाकिस्तान से बड़े फ़ख्र से इस बात का ऐलान करता हूँ कि आज हमें जो कुर्बत हासिल है वो इन जो एक इंडिया के पायनियर होम्योपैथ हैं, डॉक्टर कमलेश मेहता सर, उनकी आज हमें रहनुमाई इस तरह मिलेगी कि कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो सभी को मौका मिलेगा। आप अपने एक्सपीरियंस कमलेश सर हेलो सर, हाउ आर यू सर? हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ जी, जी, हाँ आई जी। थिंक जो डॉक्टर तारिक साहब हैं उनके नेट का कोई मसला हो गया, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। उन्होंने अनाउंसमेंट तो कर दी है, तो आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। थैंक यू। Good morning, everybody. This is again one more opportunity to be with you. We will interact again on our questions and seeking for our answers. This is a group activity. We are together. And before we begin, we will give a tribute to Dr. Henneman on his death anniversary by going through the oath that he has meant for us. I'm sharing a screen. This is the oath, Hahnemanian oath. On my honor, I swear that I shall practice the teachings of homeopathy, perform my duty, render justice to my patients, and help the sick, whosoever comes to me for treatment. May the teachings of Master Hahnemann inspire me, and may I have the strength for fulfillment of mission. So, with this, we begin this second session. The first session had received a good response, whereby we had discussed certain questions like necessity of knowing the chemical properties of a drug for use as a homeopathic remedy and in its proving. We also had a discussion on use of a repertory in study of materia medica, especially for those who were interested in practicing on mind method. So likewise, we had some questions and we had a good interaction. The link has been already shared of the first part, which may be gone through to refresh and have the benefit of the group interaction. Now we begin with the second part, whereby at the outset I just put across that as a disclaimer that I am not the authority and my words are not the final. Please go through the literature, confirm, and then only accept. If you feel it is important or you feel it useful, you may take it. And if it is not, you find it with a disagreement or you don't
acknowledge it, you may return it back to me with the feedback. With this, I will just begin the session. If we have any questions for today, in the chat box you may put it. Are there any questions? Dr. Mayank Vyas has raised the hand. डॉक्टर मयंक जी, आपका स्वागत है. You want to say something? You want to share? सर अगर थोड़ा सा इफ अलाउ मी, तो एक मेरा क्वेश्चन है सर. हाँ जी बोलिए. हाँ जी. हाँ जी. हम जब केस टेकिंग करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं, जैसे सेंसेशन मेथड है या हमारा क्लासिकल मेथड है और दूसरे मेथड है. इसमें हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पेशेंट जो कह रहा है, आया हमने उन्हीं चीज़ों को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करना है या जो वो कह रहा है उसके बैक साइड पे कुछ और चल रहा है. नॉर्मली हम होम्योपैथ को सबसे बड़ा मसला यही होता है. और साइकोलॉजी में इसको हम बोलते हैं पर्सोना मीन के जो यूनानी थे, थिएटर किया करते थे, तो ये अपने चेहरे पे उस कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मास्क चढ़ा लेते थे, जिसको पर्सोना बोलते हैं. अच्छा, तो अभी भी जो हमारे पास केस जो भी आता है उसका अपना एक पर्सोना वो लेके आता है. ज़रूरी नहीं कि वो सिम्टम हमें सही बता रहा है या गलत बता रहा है. हमें बाज़ू का तो अंदाज़ा हो पाता है, बाज़ू का तो अंदाज़ा नहीं हो पाता. तो माइंड मेथड को आपने किस हद तक डीप पाया? नॉर्मली ये होता है कि जो बोलते जाते हैं या वो बार-बार वो बात कर रहा होता है, हम उसको ले लेते हैं. लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये इतना डीप है जितना कि बाकी दूसरे मेथड्स हैं, या ये सुपरफिशियल है या डीप है? आप इसको थोड़ा सा सर हमारे लिए इसकी वजाहत करें. थैंक यू सर. जरूर थी केसर साहब. मैं इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा. उसके पहले मेरी एक नम्र विनंती है कि सब अपने कैमरा ऑन कर दे, लेकिन म्यूट में रखें. पॉसिबल होगा तो आप कैमरा ऑन कर दे ताकि हम एक दूसरे को देख सके, इंटरेक्ट कर सके. ठीक है ना? आपके लिए पॉसिबल है तो आप कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच मकसूद जी, मयंक भाई. सर कैमरा इस वक्त ऑन नहीं हो पा रहा, डॉक्टर तो वो यस. मैं सर बात जी कर सकता हूँ. मेरा कोई नेट ठीक हुआ? हाँ ठीक है. जिनका हो सकता है करिए, खाली साउंड म्यूट रखिए ताकि हम सब अच्छे से एक दूसरे के इंटरेक्ट कर सके. ओके, तो कैसर जी, आपका सवाल बहुत अहम है. 29 इयर्स केस टेकिंग और रेपोर्टरी डिपार्टमेंट में मैं रहा, और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने में ये अक्सर ये मुद्दे आते थे जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, शायद आपको काम आए. यूजुअली क्या होता है कि व्हेन स्टूडेंट्स टेक केस और इवन वी टेक केस, it is our tendency to take every sentence as a symptom. Rather, we convert straight away from what our patient says to rubric. So this is something very important, that whether what our patient says everything is to be treated. Hahnemann at outset in the third aphorism itself has told us, before you proceed to anything further, you make sure that you know that what are you going to treat. So something very important is to perceive the disease. And to perceive the disease, it is not that every word and every sentence patient says is a symptom. Symptom is something that patient is troubled with. Symptom is something that is expressed as a suffering of the patient.
symptom is something which is the outwardly reflected picture of the disease, internal disease. So this is something very, very, very important, that our entire focus has to be at the outset should be to understand what we are supposed to treat. And once we define the outline of that disease to be treated, then in that we find out what is the individuality of that, what is to be treated in every case. Every case. So every case is a different case. We all know this. Excuse me, sir. हाँ जी. Sir, excuse me. Sir, can you hear me, sir? Yes. Can you hear me? Yes, yes. Sir, some people are demanding to in Urdu, sir. Thank you. तारिकी, मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है, आप ट्रांसलेट करते जाइए. अब मैं चाहे तो स्लो बोलूंगा, हिंदी समझ में आती है तो मैं हिंदी में कर सकता हूँ. कोई मसला नहीं सर, आप हिंदी बोल सकते हैं वो, लेकिन कोशिश करें कि थोड़ा सा इजी हिंदी बोलें. सर जी, you did very well last time. In previous session you did well, sir. तो वो आपसे बातें थोड़ी थोड़ी समझ में मुझे बोलना आता है. देखिए ना, हमारे कुछ माशाल्लाह से नहीं ना कुछ अच्छे IM प्रोफेसर आते हैं. हिंदी उर्दू खैर है सर, इंग्लिश भी जहाँ चाहिएगा ना बोलिएगा. लैंग्वेज तो क्या है, खाली एक जरिया है, बाकी तो भावनाओं Where को you find it difficult, you can speak English, sir. पक्का. मैं इनको समझा लूंगा जिनको समझ ही नहीं आएगी. They are my brother. बस ये है कि सर, बस ये है कि गाड़ी हिंदी ना बोलिएगा, अगर हिंदी संस्कृत नहीं आती है. इसीलिए यहाँ मिले हैं कि लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है. कुछ बातें नहीं समझ में आई या कंट्रोवर्सी है या डिफरेंट ओपिनियन है, प्लीज रेज हैंड. As I already made a point that I am not the authority, it is attempt to interact and try to find out something from our interactions. हम बातें करके सच्चाई तक पहुंच सके. ना मैं सच्चा हूं ना आप सच्चे होंगे, लेकिन सच्चाई तक हम जरूर पहुंच सकते हैं यदि हम सब साथ में रहे तो. ठीक है, मैं हो सके उतना हिंदी से आपसे बात करूंगा. उसमें कुछ लफ्ज आ गए उर्दू के तो अच्छी बात है. तो कैसर सर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें क्या ठीक करना है. हमें ठीक क्या करना है, हमें कोई डिजीज का नाम को ठीक नहीं करना है. हमें ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ठीक करना है, ना सिर्फ न्यूमोनिया को ठीक करना है, ना सिर्फ कैंसर को ठीक करना है, ना सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस को ठीक करना है. वो तो ठीक करना ही है, लेकिन उससे जो परेशानी पर्सन को हो रही है, बंदे को हो रही है, वो ठीक करनी है. जो बीमारियां का नाम हमने कहा वो तो एंड रिजल्ट है, ऐसे डॉक्टर हेनेमैन कह रहे हैं ना. रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसका हम एक नाम दे रहे हैं, वो क्या है, एक प्रोसेस से गुजरा हुआ परिस्थिति का अल्टीमेट नाम है. एक बीमारी की जर्नी है. बीमारी की जर्नी में एटोपिक डर्मेटाइटिस हो गया, वो जर्नी आगे बढ़ी तो एलर्जिक राइनाइटिस हो गई, वो जर्नी आगे बढ़ी ब्रोंकाइटिस या अस्थमा हो गया, तो वो जर्नी आगे बढ़ते बढ़ते हाइपरटेंशन में जा सकती है या और कोई ऑटो इम्यून कंडीशन में जा सकती है. तो ये तो एक जर्नी है, तो हमें वो जर्नी में नाम में नहीं फंसना है, प्रोसेस में देखना है. तो ये हम जब भी रूब्रिक पे जंप कर लेते हैं ना, तो बीच के जो स्टेप्स है वो मिस कर लेते हैं. हमारी दवा तो काम आ जाती है, लेकिन हमें समझ में नहीं आती कि ये दवा क्यों काम कर रही है, और इससे हमारा दवा पे कंट्रोल कमांड नहीं होता, ताकि दूसरे केस में हम सिमिलर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके. हम हर टाइम अल्लाह की मेहरबानी देख के बैठे रहेंगे कि हम सच्चे हो जाए. तो ये तो एक जर्नी है, तो हमें वो जर्नी में नाम में फंसना है, प्रोसेस में देखना है. तो ये तो एक जर्नी है, तो हमें वो जर्नी में नहीं फंसना है, प्रोसेस में देखना है. तो ये तो एक जर्नी है, तो हमें वो जर्नी में नाम में फंसना है, प्रोसेस में देखना है. तो ये तो एक जर्नी है, तो हमें वो जर्नी में नाम में फंसना है, प्रोसेस में देखना है. तो ये तो एक जर्नी है, तो हमें वो जर्नी में नाम में फंसना है, प्रोसेस में देखना है. तो ये तो एक जर्नी है, तो हमें वो जर्नी में नाम में फंसना है, प्रोसेस में देखना है. तो ये तो एक जर्नी है, तो हमें वो जर्नी में नाम में फंसना है, प्रोसेस में देखना है. तो ये तो एक जर्नी है, तो हमें वो जर्नी में नाम में फंसना है, प्रोसेस में देखना है. तो ये तो एक जर्नी है, तो हमें वो जर्नी में नाम में फंसना है, प्रोसेस में देखना है. तो ये तो एक जर्नी है, तो हमें वो जर्नी में नाम में फंसना है, प्रोसेस में देखना है. तो ये तो
तो ये साइंस है, यदि साइंस है तो इट हैज टू गो इन द डेफिनेट मैनर। तो रूब्रिक जो है वो बहुत बाद की बात है, उसके पहले है पेशेंट को तकलीफ क्या है, उसकी सफरिंग क्या है, वो सफरिंग एक्सप्रेस कौन से सिम्टम से होती है, और वो सिम्टम को कैरेक्टराइज क्या कर रहा है, और जर्नी ऑफ डिजीज क्या है। ये समझ में आ गया, फिर हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम में जाएंगे। टोटलिटी ऑफ सिम्टम समझे तो उसमें एसेंशियल पॉइंट्स विच इज गोइंग टू गाइड अस टू द रेमेडी, वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैंने एफोरिज्म नंबर 7 में बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है, डिजीज विल टेक यू टू द रेमेडी। हम नहीं, जब ये पॉइंट आता है ना कि मैंने दवा नक्की किया तब गया, मैं नहीं नक्की कर सकता, कैसे कर सकता, उन्होंने मेरा तो नाम नो निशान मिटा दिया एफोरिज्म नंबर 6 में, दैट यू बी अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सिर्फ ये पानी की बोतल, पानी हो जिसका कोई शेप नहीं है, कोई रंग नहीं है, जिसका कोई स्वाद नहीं है, जिसमें कुछ नहीं है। यू जस्ट बी अनप्रिजुडाइज्ड एंड सी थिंग्स एज इट इज, अपना रंग नहीं देना है। ऐसे जब हम करेंगे ना तो दवा जो है वो ऑटोमेटिक आएगी, और बीमारी ही दवा तक लेके जाएगी। बीमारी यानी पेशेंट की सफरिंग। तो ये बात जो है ना, इसीलिए रेपर्टरी एक टूल है, रेपर्टरी फाइनल जरिया नहीं है। बिना रेपर्टरी भी आप अपनी दवा दे सकते हैं। हैनेमैन के पास, आपके पास जो रेपर्टरी की समृद्धि है वो समृद्धि नहीं है, नहीं थी ना 1816 में। फिर भी उनके पास अपनी एक लैटिन रेफरेंस बुक थी जो क्रोनिक डिजीज और मटेरियल मेडिका प्यूरा के आधार पे उन्होंने बनवाई थी रकट के पास। तो उनके पास वो एक जरिया था, लेकिन वो ही एक फाइनल एस्पेक्ट नहीं था, क्योंकि रेपर्टरी कैन नॉट बी कंप्लीट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो पहले सिम्टम को समझेंगे। और रूब्रिक क्या है? रूब्रिक दो प्रकार की है, एक है जनरल रूब्रिक, एंड सब्सिक्वेंट टू दैट उसकी सब रूब्रिक जो है वो है पर्टिकुलर रूब्रिक्स। तो हम जनरल रूब्रिक ले लेंगे कि ये बंदे को एंगर आता है, ये बंदे को इन्फ्लेमेशन इन टॉन्सिल्स होता है, ये सारी जनरल रूब्रिक्स है। लेकिन वो सब रूब्रिक इंडिविजुअलाइज करती है कि एंगर ऑल्टरनेटिंग with repentance, alternating with sadness, quick repentance after anger। तो ये सारी जो रूब्रिक्स है आपकी, ये तो स्पेसिफिसिटी पेशेंट से मिलेगी तभी ना। तो स्पेसिफिसिटी क्या है जो हमें सब रूब्रिक चाहिए? वो स्पेसिफिसिटी अल्टीमेटली क्या है? पेशेंट का मेन सफरिंग है। एक जनरल पेशेंट बोलता है मुझे बार बार गुस्सा आता है, तो गुस्से को डिफाइन करना पड़ेगा ना। तभी कौन ब्रायनिया का गुस्सा है कि मर्क्यूरी का गुस्सा है, हमें समझेगा नहीं। तो वो समझने के लिए हमें स्पेसिफिसिटी पे जाना है। स्पेसिफिसिटी यानी अपना इंडिविजुअलिस्टिक बीमारी का अनुभव या सफरिंग। तो ये जब तक नहीं आता तब तक रूब्रिक तक आप जा ही नहीं सकते। यदि गए तो फंस जाएंगे। हाँ, उसके लिए यू नीड डिफरेंट ईयर्स टू लिसन व्हाट पेशेंट इज टेलिंग। तो माइंड मेथड का मजबूत हिस्सा क्या है कि पेशेंट जो भी बोलता है उससे हम डीप डाउन डिस्पोजिशन तक जा सकते हैं। और पेशेंट फॉर्मली जो बोलता है वो क्या है, डिफरेंट डॉक्टर के पास गया हुआ है और उसको मालूम है कि डॉक्टर को क्या चाहिए। तो डॉक्टर को यहाँ दुखता है, मुझे कब्जियत हो गई, मेरा सर दुखता है मेरा, तो अच्छा ठीक है दवा ले लो।
डॉक्टर को उसकी स्पेसिफिसिटी नहीं चाहिए, डॉक्टर को उसकी सफरिंग नहीं चाहिए। वो बोलता भी है तो डॉक्टर हाँ ठीक है हो जाएगा, ये आप दवा ले लो, ये आराम हो जाएगा। तो इसीलिए ही इज ट्रेन्ड। उसको शिक्षा क्या मिली बचपन से? अपनी जो सिम्टम है, तकलीफ है, पैथोलॉजिकल बात है, जो बीमारी की तकलीफ है, उसके बारे में बात करना, क्योंकि डॉक्टर भी बातें वही करेगा ना। अच्छा खांसी है, बुखार आया था, कोई दर्द था, बलगम आता है, कभी खून आया था, वो वही बात करेगा जो उसको डिजीज पैथोलॉजी तक लेके जाए। तो पेशेंट तो ट्रेंड है नहीं, इसीलिए वो फॉर्मल जो बातें करता है वहां से हटा के जो इनफॉर्मल बातें हैं उसकी, वो इनफॉर्मल बातों में पर्सन है, वो पेशेंट का अपना सफरिंग है, उसकी टेंडेंसी से। तो ये बातें हमें ध्यान में रखना है कि पैथोलॉजी ठीक करने के लिए हमें पेशेंट तक जाना है, और पेशेंट को ठीक करेंगे तो पैथोलॉजी भी साथ में ठीक हो सकती है, क्योंकि हर पेशेंट में सेम पैथोलॉजी डिफरेंट है। तो यहाँ पे मुद्दा क्या आ गया? मोर्बिड फिनोमिनन एफोरिज्म नंबर 6, इवोल्यूशन ऑफ डिसीज। तो ये सारी बातें जो हम रेगुलर मेडिकल साइंस में बोलते हैं, ओरिजिन, ड्यूरेशन, प्रोग्रेस, कोजेशन, तो ये सारी बातें हम एज ए होम्योपैथ जब तक नहीं लेंगे, अपना कमांड उसके ऊपर नहीं होगा, तब तक रेपोर्टरी मत खोलिए, रेपोर्टरी को हाथ नहीं लगाना, रूब्रिक में कन्वर्ट नहीं करना। पेशेंट मेरे सामने रोना शुरू किया तो वीपिंग टेंडेंसी में नहीं जाना, जो बच्चे यूजुअली कर लेते हैं। लेकिन एक इंसान रोना तो बहुत अलग अलग परिस्थिति में होता है, और रोना यानी वीपिंग टेंडेंसी नहीं हो गई। तो ये सब हमें ध्यान में रखकर फिर रूब्रिक तक जाएंगे तो हमारा काम अच्छे से होगा कैसर सर, ऐसा मैं मानता हूँ। जी सर, आपने बड़े अच्छे अंदाज में जो इसको हमें हमारे लिए एक्सप्लेन किया। लेकिन क्या हम माइंड मेथड को थोड़ा सा मैं एक पॉइंट पे थोड़ी सी मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहूँगा आपसे। क्या माइंड मेथड को हम कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डीप है या सुपरफिशियल लेवल पे? ये थोड़ा सा इस पॉइंट पे मज़ीद थोड़ा सा हमारे लिए एक्सप्लेन कर दें सर। कैसर सर देखिए, ये सिस्टम की नींव रखी डॉक्टर एमएल सहगल ने। तो मेरी डॉक्टर सहगल सर से जब भी मुलाकात हुई थी और डिटेल में बातें हुई उनके साथ, तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि उनका इसमें पूरा सा एक डेडिकेशन रहा, सालों तक, इतना सालों तक कि ये सीखने के लिए, ये समझने के लिए रास्ते से पेशेंट को उठा के अपने घर में रखा, अपने बिस्तर पे सुलाया, उसकी सेवा की, और वो पेशेंट को कैसे ठीक कर सके आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हिज सफरिंग। तभी धीरे 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 उनको समझ में आया कि सच में पेशेंट कहाँ है, वो इनफॉर्मेलिटी में है कि फॉर्मेलिटी में है। उसको अपनी तरह से बातें करने के लिए एक मौका देना चाहिए, अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक मौका देना चाहिए। हैनेमैन ने क्या कहा? लेट पेशेंट टेल हिज स्टोरी, एफोरिज्म नंबर 84। तो पेशेंट अपनी स्टोरी में पैथोलॉजी नहीं करेगा, अपनी बातें करेगा। तो अपनी बातें जब भी करता है ना, तभी हम उसकी सफरिंग की डेप्थ तक पहुंच सकते हैं, उसकी टेंडेंसी समझ सकते हैं। एफोरिज्म नंबर 2 में क्या कहा? रैपिड, जेंटल और परमानेंट। यदि परमानेंट आपको चाहिए तो उसकी टेंडेंसी को आपको सोल्व कर देनी चाहिए, टेंडेंसीज को हटा देनी चाहिए, नहीं तो रिकरेंस चालू रहेगा। तो ये रिकरेंस नहीं होने के लिए टेंडेंसी यानी डिस्पोजिशन, यानी माइंड एंड डिस्पोजिशन, जो एफोरिज्म नंबर 210 के बाद बोले हैं, वहां पे हमें काम करना है।
तो वो काम करना आसान हो जाता है यदि माइंड मेथड का बेसिक फंडामेंटल्स एंड प्रिंसिपल्स हमने समझा। ऐसा नहीं पेशेंट ने कहा और हमने तुरंत उसको कन्वर्ट कर दिया रूब्रिक में और इसमें कुछ दवाइयां हैं और वो दवा देना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। माइंड मेथड भी क्या बोलता है, इंटीग्रेशन करो, ऑब्जर्वेशन करो, समझो पेशेंट कब बोलता है, क्यों बोलता है, कैसे बोलता है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। ये सारे बातें हम जब भी नोट डाउन करते हैं तभी वो उसको एक मीनिंग दे सकते हैं, समझ सकते हैं कि अच्छा पेशेंट का ये डिस्पोजिशन है। ये जो रूब्रिक्स हम ले लेते हैं ना कि पेशेंट तो हंसता है, फ्रिवुलस है, तो फ्रिवुलस है हम बोले तो फ्रिवुलस इज अ पार्ट ऑफ द सफरिंग ऑफ द पेशेंट, कि इतनी सीरियस तकलीफ है फिर भी फ्रिवुलस है, तो उसका फ्रिवुलसनेस निकालना, क्योर करना जरूरी है, इसीलिए हम फ्रिवुलस देते हैं। यदि इट डज नॉट फिट इन आवर फ्रेम ऑफ व्हाट इज टू बी ट्रीटेड, तब तक उसकी रूब्रिक नहीं बनानी चाहिए। तो माइंड मेथड helps you to dive deep at the bottom of the disposition of the patient, which is the main part, main बात है जो हमें ठीक करना है, जो हमारा टारगेट है। तो माइंड मेथड करना चाहिए, लेकिन माइंड मेथड में माइंड पकड़ा और मेथड में डाल दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। दो तीन बातें डॉक्टर सहगल की हमें भूल नहीं जाना है साथ में, that it should be persistent। प्रोमिनेंट हो और प्रेजेंट हो अलग बात है, लेकिन वो चीज परसिस्टेंट हुई तो टेंडेंसी तक लेके जाएंगे। टेंडेंसी को हम नक्की करके दवा सिलेक्ट करते हैं तो पेशेंट को परमानेंट क्योर तरफ, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट तक लेके जा सकते हैं। तो ये मेथड बहुत डीप है, लेकिन सुपरफिशियल तब हो जाती है जब हम उसके लिए डेडिकेटेड नहीं है, उसको समझते नहीं है। वी आर प्रॉम्प्ट टू टेक द अमीला सिम्टम, चलो ले लो ले लो ले लो, हम कर लेते हैं। और इफ इट हैपन्स टू बी डिस्पोजिशनल सिम्टम, वी आर लकी। नहीं तो क्या करते हैं, आज बेलाडोना लगा, कल स्टेमोनियम लगेगा और हम वहीं से ही घूमते रहेंगे, है ना। तो कैसर जी, आपका ये सवाल बहुत अहम है कि हम यूजुअली इसका पूरा जो फायदा उठाना चाहिए, और उठाने के लिए उसका फंडामेंटल्स, उसका बेसिक फिलोसफी समझनी चाहिए। जो डॉक्टर एम.एल. सहगल जी जो बुक की सीरीज है, उसमें फर्स्ट वॉल्यूम में बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लोर किया हुआ है। इट्स मीन के जो बड़ा अच्छा आपने ये बताया हमें कि कंप्लीट केस टेकिंग करनी है। ये जो हमारे यहाँ एक रूल चला हुआ कि पेशेंट आया, उसने बोलना शुरू किया, आपने उसके फिक्रों में से, जुमलों में से पकड़ पकड़ के अल्फाज पकड़ पकड़ के उसकी रूब्रिक्स बनानी शुरू कर दी और केस टेकिंग 10-15 मिनट में कंप्लीट करके उसको फारग कर दिए। तो ये गलत तरीका है, सुपरफिशियल वे, ये सुपरफिशियल वे है। उसको कंप्लीट आप उसका केस लें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसको ऑब्जर्व करें और कंप्लीट उसको फिर सारा डिटेल देखने के बाद जो पिक्चर आपके माइंड में आती है, उसके बाद उसके मुताबिक मेडिसिन दें, तो केस टेकिंग कंप्लीट होगी। सर जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट अलग अलग एंगल से है। नंबर 1, बिगिनर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सीनियर से माहिर है ये सिस्टम में, उनके पास एक अलग नजर है। पेशेंट एंटर होता है तब से वो उनको रीडिंग चालू हो जाता है और उनको 2 या 3 मिनट 5 मिनट में तो उनका केस पूरा हो जाता है। पेशेंट मुंह खोलता है, बैठता है, बोलने की शुरुआत करता है, स्माइल देता है, झुकता है, सीधा रहता है, उसकी पोस्चर से, हर जगह से वो देखते हैं कि वो लैंग्वेज समझते हैं। उसके लिए एक अनुभव चाहिए, और बिगिनर से वो उसको कॉपी करना शुरू कर देंगे तो काम बनेगा नहीं। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिको लीगल। हमें क्या ठीक करना है, व्हाट वी आर डीलिंग विद, क्या पैथोलॉजी है, उसका डेप्थ क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है, ये सारी बातें समझनी भी जरूरी होती है। क्योंकि अल्टीमेटली
पेशेंट बोलेगा मैं ठीक हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब मेरी एसिडिटी अभी अल्सर हो गई, तो चलेगा? नहीं चलेगा ना। पेशेंट तो हर एंगल से हमें ठीक करना, होलिस्टिक एंगल से पेशेंट को परखना है और होलिस्टिक एंगल से पेशेंट को ठीक भी करना है। तो इसीलिए पैथोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा नहीं है, पैथोलॉजी के साथ पेशेंट की सिकनेस भी इंपॉर्टेंट है, और वो सिकनेस से हम जो दवा नक्की करेंगे और पैथोलॉजी को भी ठीक कर देंगे। तो ये हमें नजरिया रखना है कि पूरा मेडिकल एस्पेक्ट, वी आर अ फिजिशियन, aphorism number 1, we are physician and we aim to restore him back to health। तो उसका हेल्थ क्या है? खाली माइंड नहीं है ना, सिर्फ बॉडी भी नहीं है, और वो उसकी जो बीमारी है जिसको हम नोजोलॉजिकल नेम दे रहे हैं, वो तो एक जर्नी के स्टेशन है। तो हमें ये कोई बातों में फंसना नहीं है, और टोटालिटी ऑफ सिम्टम नहीं तो डॉक्टर हैनेमन बोलते नहीं ना, हमें टोटल समझना है, टोटल क्योर करना है, और दवा भी ऐसी सिलेक्ट करनी है विच इज दैट टोटल इन इट्स क्यूरेटिव पावर। ये बात ठीक लग रही है केसर जी? ज़बरदस्त सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत अच्छे से आपने ये सवाल खड़ा किया, क्योंकि दिस इज डे टू डे प्रैक्टिकल इश्यू, और यहाँ से हमारी जर्नी एज अ होम्योपैथ शुरू होती, रादर एज अ फिजिशियन शुरू होती है। हम फिजिशियन एंड देन वी बिकम होम्योपैथ। होम्योपैथी इज अ हायर स्टेज देन बीइंग अ फिजिशियन। लेकिन फिजिशियन बनेंगे तो ही हमें समझेगा कि इसमें क्या ठीक करना है और कैसे ठीक कर सकते हैं। तारक जी, और कोई सवाल है? सर जी बड़ा जबरदस्त आपने किया है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो एनीबॉडी कैन पुट एनी क्वेश्चन। और ये जरूरी नहीं कि जवाब मैं ही दूंगा, यहाँ हमारे सारे कलीग्स जो है वो उनके कुछ न कुछ अनुभव में रहेगा, वो भी शेयर कर सकते हैं अपना अनुभव और बता सकते हैं। दैट विल हेल्प ईच अदर, और कलेक्टिवली वी ग्रो एंड डेवलप अ फेलोशिप। हाँ जी, अब्दुल जी आपने हाथ खड़ा किया है, बताइए प्लीज। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहे तो जरूर शेयर करें। अलियास साहब, अलियास कैसर अलियास साहब, आप भी। मैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक तूर हूँ, गुजरात से, गुजरात पाकिस्तान से। नमस्ते जी। और डॉक्टर तारक जुबैर साहब ने मुझे स्पेशली इनवाइट किया था, तो मैंने अपना टाइम तो नहीं था, मगर मैंने इनके इसरात पर ज्वाइन किया है और टाइम निकाला है। धन्यवाद। तो मैं प्रोफेसर साहब, आप सबको जितने भी मेंबरान हैं, आप सबको मेरी तरफ से एक वेल विशिंग मैसेज है कि आप सब ने इल्म के हासिल करने के लिए टाइम निकाला, और ख़ासकर जो ऑर्गेनाइज़र हैं और प्रोफेसर डॉक्टर साहब जो भी बोल रहे थे, मुझे भी नाम तो नहीं इनका आ रहा, बहरहाल मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ, और मुझे बड़ा मज़ा आया है कि पहला मैंने जितने भी मैंने माइंड मेथड के लोग देखे हैं, वो उनमें एक प्लाटिना की अलामत होती है। अभी तक जो जिन को मैंने सुना है वो दूसरों को बर्दाश्त करते ही नहीं है, और जब मैंने आराम से आपको सुन रहा था तो आपने तहम्मुल मजाजी के साथ जब फॉरम नंबर 1 का जिक्र किया है, फिर पैथोलॉजी का जिक्र किया है, तो मैं ईगर हुआ कि आपकी बात मैं सुनता रहूं। पूरी बात मैंने सुनी है, सवाल भी हमारे दोस्त ने किया, बहुत अच्छा किया। अब मैं आपसे एक बड़ी अहम क्लिनिकल बात करने लगा हूं, और तमाम दोस्त इससे अवेयर भी हैं। अब बात ये है, वो बात ये है, पेशेंट आपके पास आ जाता है,
सास और बहू आई है और सास बैठी हुई है, बहू बता रही है कि उसके सर में दर्द है, उसके सर में दर्द है। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी साथ बता रहा हूँ। ऐसे पेशेंट आप दोस्तों के लिए भी कि फिर हम क्या करेंगे। वो कह रही है कि मेरे सर में दर्द है, डॉक्टर साहब को दवाई दे दें। अब उसने सारी बात की, मुझे इस तरह आज मैंने ये खाया। मुख्तरन मैंने 10 मिनट के बाद उसकी सास से रिक्वेस्ट की कि आप पेशेंट रूम में चली जाएं, डॉक्टर रूम से बाहर पेशेंट रूम में आप वेट करें। अब जब वो बहू वो जो फीमेल थी वो टोटल उसके एंटी चली गई। अब पहले फेज में मेरे नजदीक तो होम्योपैथ की नाकामी है। दूसरा फेज क्या था, जब मैंने उसको अलग से सुना तो वो मुझे ये कह रही थी कि मेरी जो सास है वो मुझे तंज इतना ज्यादा करती है कि मैं उसको बर्दाश्त कर करके अब मेरा सर दर्द होना शुरू हो गया। तो दोस्तों मैंने ऐसी हालत में बिल्कुल देर नहीं की, मैंने उसे स्टेफिसाइग्रिया की 200 की सिर्फ एक डोज ड्राई डोज दी उसी वक्त। सिर्फ 3 मिनट के बाद वो कह रही थी मेरे शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स हैं और मुझे सर दर्द नाम की कोई चीज ही नहीं। मैं इस तरह होम्योपैथी को मानता हूं। तो मैं थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिलसिले में क्या होम्योपैथ को पेशेंट की प्राइवेसी के साथ बात करनी चाहिए या सब लोगों के साथ मिलकर, फिर अगली बात बाद में। पहला क्वेश्चन यही है। अब्दुल जी, ये तो बहुत बड़ी बात है और हमारा जो एज ए फिजिशियन सबसे पहला फर्ज ये है। क्वेश्चन का जवाब सर क्वेश्चन का जवाब बड़ा सिंपल है। ये तो बेसिक टीचिंग में से है कि प्राइवेसी ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट गिव हिम प्राइवेसी। और अगर आप समझते हैं कि जी वो अफेक्ट हो रहा है उसकी बातचीत से आपको लगा, तो फिर तो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, मेरा ख्याल है इसका माइंड मेथड से कोई तल्लक नहीं है। इट कुड बी एनी वे, आप क्लासिकल से ले लें, आप किसी तरीके से भी ले लें, तो मेरा ख्याल है ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। इट इज़ नॉट अ माइंड मेथड स्पेसिफिक। तो ये करना चाहिए, केस टेकिंग का उसूल है ये तो, इसमें कोई देयर कांट बी टू ओपिनियन अबाउट दिस। बहुत अच्छा मसूद जवाब जी, दिया है आपको कुछ आपने कहना सर। है? जी सर, कैरी ऑन प्लीज। नहीं नहीं, मसूद जी ने भी हाथ खड़ा किया था तो अच्छा उनके जी प्रति सर, कुछ- मैंने थैंक यू। बस मैंने एक तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना है, बड़ा आपकी तो बड़ा हम वो मज़ा आता है आपको अटेंड करके। दूसरी बार अटेंड कर रहा हूँ मैं। हम लोग तो रेगुलर करते रहा करें, आपसे दरख्वास्त है, आते रहा करें। तो क्योंकि आपका अंदाज बहुत अच्छा है, आपका जो नॉलेज है और एक्सपीरियंस जो है ना वो हमें बहुत उसे अच्छा लगता है। दूसरी बात ये जब जब अब्दुल आप रज़ाक चाहोगे। साहब ने सर जो बात मुख्तार मसूद साहब ने हैंड रेज किया है, काइंडली इनका थोड़ा सा सुन लीजिएगा। हाँ जी, मुख्तार, हाँ मैं जी। कर रहा हूँ बात। नहीं तो सर, ये अच्छा मुख्तार अच्छा मसूद मैं की बात कर रहा हूँ सर, मुख्तार मसूद साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा मैं मकसूद फारूक की बोल रहा हूँ। मैं फिर ऑफ कर दूं कि थोड़ा सा कर लूँ बात? आप बात कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, ओके। अच्छा, मैं दो बातें सिर्फ करना चाह रहा हूँ, बातें तो काफ़ी। एक ये कि माइंड मेथड जो है वो वैसे तो होम्योपैथिक की बेस में शामिल है। एक बात तो हम जेहन में ये रखें ना, होम्योपैथिक की इटसेल्फ जो होम्योपैथिक में उसकी बेस में शामिल है, कोई नई चीज़ तो है नहीं उसमें। दूसरी बात ये कि डॉक्टर कैंट थे, फिर डॉक्टर सैगल, ये दो बड़े नाम हैं। तो ये जो साहब अभी बोल रहे थे ना, अब्दुल रज़ाक साहब, इन्होंने ये कहा ना कि माइंड मेथड वाले जितने देखे हैं वो सारे प्लाटिनिया का केस है। अच्छा, मैं टोटली इनसे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जितने भी माइंड मेथड के जो क्लेम करते हैं ना पीपल्स डॉक्टर्स, मैंने उनमें से किसी को भी नहीं प्लाटिनिया का केस देखा। वो सारे फ्लेक्सिबल हैं और ब्रॉड माइंडेड है। तो वो जो माइंड मेथड तो जाहिर है कि माइंड रूब्रिक्स यूज करते ही हैं डॉक्टर दूसरे भी जो जनरल प्रैक्टिशन करते हैं, होम्योपैथिक की कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं या जो भी, वो तो सारे मेथड मिक्स करते हैं यूज। उनमें जरूर मैंने देखा प्लाटिनिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स को मैंने देखा है, उनमें है केसेस, बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और प्लाटिनिया के बहुत खतरनाक केस है, ठीक है, और वो माइंड मेथड के खिलाफ तो मकसूद जी, मकसूद ये साहब क्या बात, है कि सॉरी ये हम पर्सनल दूसरी अनुभव तरफ जी की चले गए बातें हैं। हैं।
सॉरी नहीं सर, हाँ, सॉरी बस बात ये काट रहा जनरल सी हूँ बात हो गई है। सर, तो मैं सॉरी वेरी सॉरी बात काट रहा हूँ मैं सर से जवाब ये चाह रहा हूँ। देखें, हर किसी ने अपने अपने एंगल से जो समझा वो समझा, मगर मैंने ऐसी बात कतई तौर पर जो वो पहले साहब कह रहे थे कि ये तो अंडरस्टूड है ये वे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, माइंड मेथड को बहुत कम लोग जस्टिफाई करते हैं, बेशुमार लोग इसे जो हैं उछल कूद करते हैं। और ये प्रोफेसर साहब का मैंने अंदाज देखा, आई रियली अप्रिशिएट हिम टू मच विद द कोर ऑफ माय हार्ट। मगर बात ये है कि पैथोलॉजी, आपको पता है सर कि मकसूद साहब आपके लिए होम्योपैथ जो प्रैक्टिस कर रहे हैं माइंड मेथड के, वो इतने बाइस्ड हैं, वो कतई तौर पर भी पैथोलॉजी का नाम सुनना गवारा नहीं करते। मगर प्रोफेसर साहब ने जिस अंदाज में बयान किया वो बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं एक, अभी तक उनकी तरफ से मैं अल्फाज सुनने का एंक्शस हूं कि वो की बात करें, तो फिर मैं अगली बात भी करूंगा जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब्दुल सर जी, बात ऐसी है, हैनेमैन सर ने 2 गाइडलाइंस दी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एफोरिज्म नंबर 84 में कहा, कलेक्ट डेटा फ्रॉम द अटेंडेंट रिलेटिव्स। वो एक पहली बात है कि जो अटेंडेंट है, रिलेटिव्स है, ऑब्जर्वर्स है, उनका भी एक इम्पोर्टेंस है, एक मायना है, तो उनसे भी जरूर बात करो। आगे जाके वो वापस क्या बोलते हैं कि उनकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है, दैट में बी मिसगाइडिंग, बिकॉज उनका भी अपना एक पर्पस होता है, अपना एक अंदाज होता है और अपना एक प्रिजुडाइस होता है। तो फिजिशियन को बहुत ओपन रह के बात होनी चाहिए, इसीलिए डॉक्टर सहगल ने बहुत अच्छे से कहा। जैसे आपके पेशेंट ने उनकी सांस बाहर जाने के बाद खुलकर बात की, तो डॉक्टर सहगल सर ने बहुत अच्छे से बोला, वो कब बोलता है, क्या बोलता है, क्यों बोलता है और कैसे बोलता है। इससे समझ में आएगा कि उसका डिस्पोजिशन क्या है, उसने बहू ने सांस की प्रेजेंस में क्यों नहीं कहा, व्हाट वाज प्रिवेंटिंग हर फ्रॉम टेलिंग। हम बोलेंगे वो तो जाहिर सी बात है, उनको अच्छी रहनी है। अरे वो हैनेमैन ने कहा, सर ने कहा कि आप अपनी मर्जी से मत सोचो, आप पेशेंट को ये पूछो ना, भाई वो थे तभी तो आप नहीं बताए, आप पेश नहीं आए, अब क्यों बता रहे हो, क्या बात है, आप क्या कहना चाहते हो। तभी उसका पॉइंट, खाली उसका गुस्सा और सप्रेशन ही नहीं आएगा, समझ में आएगा टिमिडिटी भी है, या तो वो उसको अपना स्टेटस घर में अच्छा रखना है, या तो वो करेजियस नहीं है। यानी बहुत सारी बातें हैं, हम सिर्फ एक चीज नहीं पकड़ के उसका पूरा गुंथन करना चाहिए, पूरी बातें समझनी चाहिए कि ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये बातें हम जब भी समझेंगे ना, तभी हमें सही रूब्रिक, कैसर सर जो पूछ रहे थे ना, सही रूब्रिक तभी मिलेगी, क्योंकि जो बात है वो टोटली डिफाइंड हो गई, स्पेसिफिक हो गई। जब तक बात डिफाइंड और स्पेसिफिक नहीं होती तब तक हमें सिर्फ जनरल रूब्रिक मिलती है, स्पेसिफिक रूब्रिक नहीं मिलेगी। और माइंड मेथड में ये स्पेसिफिसिटी पे आपका अंदाज रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत और अच्छा। जैसे अब कॉन्फिडेंशियलिटी पेशेंट की हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, वो तो हमारी फर्ज है, इसीलिए पेशेंट को अलग से बुलाएंगे और ऑब्जर्वर और रिलेटिव को भी अलग से बुलाना चाहिए, ताकि आपस में दोनों का बायस ना हो, अब दोनों का झगड़ा ना हो, आगे जाके प्रॉब्लम्स ना हो, ये भी तो हमें देखना है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं खड़ा करना है। खास करके सास और बहू का मामला है, वैसे दूसरा बहुत डेलिकेट और सेंसिटिव मामला है हस्बैंड एंड वाइफ का। हस्बैंड एंड वाइफ अपना अपना अंदाज से एक दूसरे को देखते हैं, दे मे बी कोज फॉर ईच अदर फॉर देयर सफरिंग, और अपने अपने व्यूज रहेंगे। आपको, हमें सब पता है, ये सब डे टू डे प्रैक्टिस की बात है। तो आप जरूर पेशेंट को ले, पेशेंट का अंदाज ले ले, रिलेटिव का अंदाज अलग से ले ले, और क्रॉस एग्जामिनेशन अपने तरह से करे, कि एक को ना लगे कि दूसरे ने कहा है इसीलिए डॉक्टर पूछ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
क्योंकि पेशेंट बहुत बार यस बोलेगा, ऐसा नहीं हो कि सास आके बोलेगी मेरी बहू तो ऐसी ऐसी है, लेकिन आप उसको नहीं बताना मैंने कहा है। तो ये सारी बातें समझ में रख के हमें आगे बढ़ना है। अब्दुल सर, तो आपका जो अनुभव है थैंक यू। बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने बहुत अच्छी बात की। अब मैं एक और इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। एक पेशेंट फ्रांस से मेरे पास आया था, अभी ये पिछले हफ्ते 15 दिन की बात है। ये बिल्कुल इंटरेस्टिंग केस आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसके लीवर का ऑपरेट हुआ था उसमें पेरिस में। अब उसमें जो चीज डेवलप हुई, वो चलना जो है ना उसका दुरुस्त नहीं था, यानी पेल्विक एरिया जो था उसमें जो मैंने देखा उसमें मसला था। अब मुझे वो सारी फ्रेंच की रिपोर्ट उसने दिखाई, वो मैंने पढ़ी सारी। पढ़ने के बाद जाहिर है आजकल मीडिया इतना तेज है, किसी के लिए कोई मुश्किल नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो। तो उसमें मैंने देखा कि उस पेशेंट में चल क्या रहा था, जो उन्होंने ऑपरेशन किया हुआ था उसमें चूंकि उन्होंने उनको आयरन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करवाया था। तो डॉक्टर साहब जब मैंने उसकी बातें सुनी, तो सुनने के बाद मैं किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पा रहा था कि इसके दोनों कुलों में जो दर्द होती है आखिर क्यों होती है। वो मुझ में आ रहा था, डॉक्टर साहब तकलीफ बहुत ज़्यादा है, मैं इसीलिए फ्रांस से इधर सफ़र करके आया हूँ, आपका सुना है, आपके पास आया हूँ। तो मैंने उनसे बोला, भाई फ्रांस वालों ने क्या बोला है? वो कहते हैं कि आपके लंबर रीजन का ऑपरेशन होगा, कमर की हड्डी का ऑपरेशन करेंगे, तो वहाँ पे आपके पट्टे फंसे हुए हैं, तो उनको हम वहाँ से दुरुस्त करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। अब मैं उसकी बात सुन के तो मैंने बोला, जी मैं तो चाह रहा हूँ कि आपका जो है कोशिश मैंने की कि इसके माइंड की कंडीशन के मुताबिक इसको दवाई दूं, मगर मैंने नहीं दी, क्योंकि माइंड मेथड के बहुत सारे लोग जो हैं अल्लाह पाए कि वो उसे दवाई दे चुके थे। मेरे पास तो बाद में आया, वो मुझे दिखा रहा था, किसी ने कई दवाई दी, किसी ने कुछ दिया हुआ था, किसी ने कुछ दिया हुआ। अब जब मेरे पास आया है तो मैंने उसको जो हिप जॉइंट का एचडी एक्सरे लिखा है, तो उसमें उसका जो हिप जॉइंट दोनों तरफ थे, एक साइड का तो तकरीबन 80% तक खराब हो गया हुआ था, तो दूसरी तरफ का तकरीबन 50-50 था। तो मैंने उसको जो उस वक्त जब ये सारा कुछ देखा, तो मैंने बोला कि देखें जी, आपको 1 किलो भी उठाने की इजाज़त नहीं है, नहीं तो आपके हिप जॉइंट जो हैं वो टूट जाएंगे। मैंने उसको एक मेडिसिन दी और दे के उसको रुखसत किया, उसकी पैथोलॉजिकल टेस्ट लिखे, और जब वो टेस्ट आए तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें थी जिसमें आयरन की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। अब मेरे लिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था। दवाई मैंने दी हुई थी, और दवाई में मैंने जब उसको दी थी 4 दिन के बाद बुलाया वो टेस्टों के बाद, तो पेशेंट कह रहा था कि मुझे अब बैठने में कोई मसला नहीं है, और मैं उठ भी सही सकता हूँ, बैठ भी सही सकता हूँ। तब मैंने उसको बोला कि आप किसी तरह का भी विटामिन्स बंद कर दें, और आयरन आपका एनरिच्ड है, उसमें बहुत ज़्यादा आयरन की मिकदार है। तो डॉक्टर साहब आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के केसेस को माइंड मेथड में कैसे हल किया जाता है? अब्दुल सर, अभी केस मेरा तो इन प्रोग्रेस है, माशाल्लाह से रिकवर हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिसके सारी चीज़ें जो है मेरे पास मौजूद भी हैं और पेशेंट भी आ रहा है। मगर आपसे रिक्वेस्ट है कि चूंकि ये माइंड मेथड बेसिक बात है, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि ऐसे पेशेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि होम्योपैथी ओनली तभी होम्योपैथी है जब भी वो प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सिमिलिया। यस, मेथड का नाम हम कुछ भी दे, बेशक। यदि लॉ ऑफ सिमिलिया पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं बेस्ड है तो वो होम्योपैथी नहीं है। वो दवा काम करेगी लेकिन वो होम्योपैथी नहीं है, क्योंकि उसमें जो मटेरियल है वो अपने हिसाब से काम करेगा, फिजियोलॉजी करेगा या सप्रेसिव करेगा, कुछ भी करना है करेगा। होम्योपैथी तभी है। तो ये बात पे तो माइंड मेथड क्या है? माइंड मेथड एक स्किल है, पेशेंट का प्रॉब्लम तक पहुंचने का रास्ता है। हम पेशेंट को समझते हैं कि उसमें ठीक क्या करना है, तो ठीक करने के लिए हर इंसान की अपनी अपनी एक सेंसिटिविटी रहती है, अपना एक लॉजिक रहता है, अपनी एक एबिलिटी रहती है।
और हमारा एक पर्पस होता है कि हमें ये पेशेंट में क्या करना है। तो माइंड मेथड में इट इज ए सेंसिटिव एस्पेक्ट, एक सेंसिबली पेशेंट की सेंसिटिविटी को समझना है, और वो समझने के लिए इनफॉर्मली पेशेंट का बिहेवियर, जेस्चर, टोन, बोलना और उसका जो पूरा आचार विचार व्यवहार जो है वो हमें समझ के उसका डिस्पोजिशन की तह तक पहुंचना है, उसकी जड़ तक जाना है। डिस्पोजिशन यानी उसकी वल्नरेबिलिटी क्या है। जैसे आपका ये पेशेंट की वल्नरेबिलिटी क्या है, ही सेंसिटिव टू आयरन, जैसे पल्सेटिला में दिया है कि पल्सेटिला नलिफाइज बैड इफेक्ट्स ऑफ आयरन। तो इसी तरह का हमें पेशेंट की टेंडेंसी तक पहले पहुंचना है। फिर माइंड मेथड में पेशेंट को ये होने से क्या परेशानी हो रही है। माइंड मेथड में 2-3 चीज बहुत मायना रखती है। हमें पूरी प्रोसेस में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बीमारी है वो, यानी जो तकलीफ है, सिम्टम्स है, दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, आपके पेशेंट में चलने की तकलीफ है, ये सारी बातें पेशेंट को किस तरह से अफेक्ट करती है। तो पेशेंट बोलेगा मुझे इमोशनली अफेक्ट करती है, या मेरा रिलेशनशिप में अफेक्ट करती है, या मेरा काम में अफेक्ट करती है। वो सब सारी, और क्या अफेक्ट करती है, किस में अफेक्ट करती है और क्या अफेक्ट करती है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो तकलीफ हुई पेशेंट को, उसका पेशेंट सामना कैसे कर रहा है, उसके डिफेंस सिस्टम क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, ये सब तकलीफ में। तभी पेशेंट कहता है कि ये पेन है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको खत्म कर दूं। ये पेन है ना, मुझे लगता है कि मैं इससे परमानेंट छुटकारा ले लूं। ये पेन है ना, कैसे भी करके थोड़ा भी तो कम हो जाए ताकि मैं बाकी का मेरा थोड़ा काम संभाल सकूं। तो अलग अलग रिएक्शंस पेशेंट के आते हैं। पेशेंट तो यहाँ तक भी बोलता है, पेन अपनी जगह, मैं अपनी जगह, मैं मेरा काम करते रहता हूँ, ये पेन अपना काम करता है, यदि ठीक हुआ तो ठीक है, बाकी तो चलता ही रहता है, जैसे खुदा की मेहरबानी। तो ये हर अलग अलग वर्जन्स आते हैं, लेकिन हम इसको छोड़ दे के हम एवास्कुलर नेक्रोसिस में घुस जाते हैं, या ये पैथोलॉजी और वो पैथोलॉजी में घुस जाते हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि ये दवा की ये पैथोलॉजी की कैपेसिटी है, या तो ये सिफिलिटिक है तो हमने ये प्रकार की दवाइयाँ लेनी चाहिए, पेशेंट को छूट जाता है। तो यहाँ माइंड मेथड का प्रयत्न ये है कि पेशेंट को भी पकड़ो और उसको आसानी से समझो, और आसानी से समझने के लिए उनके साथ इनफॉर्मल बिहेवियर जो है उसको ऑब्जर्व करो, और पेशेंट क्या कन्वे करना चाहता है वो एज इट इज नोट डाउन करो, अपना इंटरप्रिटेशन डाले बिना। तो अब्दुल जी, ये ऐसे पेशेंट में आप ये बातें जब भी आपने तो इतना अनुभव है तो ध्यान दी होगी कि पेशेंट को ये तकलीफ से क्या तकलीफ होती है। तकलीफ से तकलीफ होना वो मेन बात है, तकलीफ से भी नहीं, तकलीफों से। पेशेंट को एक तकलीफ नहीं होती, मल्टीपल तकलीफें होती है। तो तकलीफों से पेशेंट को क्या तकलीफ है, और वो तकलीफ के लिए पेशेंट का अंदाज क्या है, पेशेंट का रिएक्शन क्या है, पेशेंट उसके लिए क्या क्या करना चाहता है, ये दोनों चीज को जब इकट्ठा करेंगे ना तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बनती जाएगी। एक कॉज इफेक्ट देता है, वो इफेक्ट कॉज होके दूसरा इफेक्ट देती है, सिक्वेंशियल होता है। तो सारी बातें हमें उसकी जड़ तक जाना है कि अल्टीमेटली कौन सा एक पॉइंट पे ये सारी बातें टिकी हुई है, वो डिस्पोजिशन पे हम जाके हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी ऐसा मच। मेरा मानना है। ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू। अब्दुल जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर, मोस्ट डिस्पाइट वेलकम यू सर, डोंट मुझे हैविंग द मजा आया टाइम। है। जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैंने पहला होम्योपैथ देखा है जो इतना ब्रॉड माइंडेड है, खासकर माइंड मेथड में, जो जिसमें सुनने की भी हिम्मत है। पहला मैंने बंदा देखा है, वरना बाइस लोग हैं वो कोई होम्योपैथी की बात कम करते हैं। वो कहते हैं किसी मटीरियल की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, आपके पास सिर्फ ये रेपर्टरी सॉफ्टवेयर होना चाहिए और आप पेशेंट को बेहतरीन तरीके से टैकल कर सकते हैं। ऐसे माइंड मेथड के जो जॉगलर दुनिया में मौजूद हैं।
तो इसलिए सर जी, मैंने उसके बाद तारक साहब के कहने पे स्पेशली उन्होंने मुझे बोला कि आज आपने वहां पे बोलना है। मैं वैसे बोलता नहीं हूँ आमतौर पर, मेरे सामने सब कुछ हो रहा होता है मगर नहीं, मैं आप बोलता जरूर, नहीं। और आप हर वक्त आइए, हर वक्त बातें करिए, तो अपना अनुभव शेयर करिए, इससे हम सब रिच होते हैं, हम सब हाँ धनवान बनेंगे, है ना, अपने हाँ। अनुभव से। देखिए थैंक यू वेरी ये मच। बात जो है मैं तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने इतने बड़े दिल के साथ आपने जवाब दिया है। और वरना माइंड मैथड में पहले ही जवाब आ जाता है, जनाब छोड़ दो सारे मटीरिया मेडिका, जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। मगर नहीं सर मैं जी, आप सब उनकी दोस्तों को एक बात बिल्कुल सही बता दूं कि होम्योपैथी में जितनी पावर है वो मैंने किसी पैथी में पावर नहीं देखी। मर्ज जो भी हो, जो पावर होम्योपैथी में देखी गई है, जो मैंने अपने डेली प्रैक्टिस में देखा है सर, वो मैंने किसी जगह नहीं देखा। मैंने इतने इतने मुश्किल केसेस को नजर देखता हूं, मगर ये टाइम कॉन्शियस है होम्योपैथी। होम्योपैथी कोई तमाशा नहीं है, टाइम कॉन्शियस है। आप जितनी मेहनत करते हैं आप उसी के हिसाब से, पेशेंट आपको और स्किल्स दे के जाता है। पेशेंट आपको शोहरत देता है, इज्जत देता है, दौलत देता है, मगर आपकी अगर नीयत दुरुस्त दुरुस्त है तो। और आपका बहुत शुक्रिया सर, आइंदा भी इंशाल्लाह जब इनवाइट करेंगे आई विल बी देयर। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच। क्योंकि मैंने मिलते सवाल रहेंगे, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलेंगे। सर डॉक्टर मुख्तार साहब कोई मुख्तार क्वेश्चन सर। करना चाह रहे हैं? मुख्तार साहब आप क्वेश्चन हाँ एनी जी। अदर इस क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन? जी मुख्तार साहब। मुख्तार सर। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सर सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और इट्स माय ऑनर कि ये मेरे बहुत बड़ा ऑनर है कि मैं आपके साथ दोबारा लाइव जो है वो वेबिनार में शामिल हूँ। तो सर मेरे क्वेश्चन जो है वेरी वेरी सिंपली सी है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और लेकिन इनमें डेप्थ बहुत है। माइंड मेथड के ऊपर मैं बाद में बात करूँगा। पहले मैं एक चीज़ क्वेश्चन मेरा जो ये है कि हम लोग जो हैं वो कोशिश करते हैं, जंप करते हैं बड़े-बड़े केसों की और उसमें कुछ में कामयाबी भी होती है, मोस्टली नाकामी भी होती है। होम्योपैथिक बेसिक क्या है? किस तरीके से सीखना चाहिए? क्या तरीक़ाकार होना चाहिए बेसिक पे हम अमल करें ताकि हम उसके साथ-साथ उसको लर्न करके, उसको अंडरस्टैंड करके, समझ के फिर हम क्रॉनिक की तरफ जाएँ। जबकि हम में से बहुत सारे इधर बैठे डॉक्टर साहबान हैं, सभी ने क्रॉनिक केसेस पे हाथ डाला हुआ है। तो काइंडली ज़रा इस पर भी थोड़ा-सा रोशनी डालें क्योंकि आप जो है आपका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। आपने बहुत सारे आपके पास लाखों स्टूडेंट्स आपके हाथ से निकले हैं। तो ज़ाहिर बात है आपने उनको कुछ बेसिक चीज़ें बताई होंगी कि ये होम्योपैथिक है, इस पे आप चलो, उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता डे बाय डे आप तरक्की करते जाओगे। थैंक यू सर। मुख्तार जी, होम्योपैथी शुरू हुई तभी ना पोटेंसी थी, ना नॉलेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज था, ना मायाज़म था, कुछ भी तो नहीं था, लेकिन अच्छे अच्छे रिजल्ट फिर भी थे ना। यानी होम्योपैथी बहुत सिंपल है। होम्योपैथी का एक सिंपल नियम है कि जो दवा जो बना सकती है प्रूविंग में, वही सिम्टम पेशेंट में है तो वो मिटा सकती है। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो इसके आधार पे पूरा होम्योपैथी टिका हुआ है और इवोल्व हुआ है। बाकी पोटेंटाइजेशन तो बाद में आया कि क्योर की रफ्तार को कैसे और अच्छे से करे। मायाजम तो तभी आया ना जब भी रिलेप्सिस होते थे, क्योर होता नहीं था, तो क्या इसमें बीच में टांग अड़ा रहा है वो देखने के लिए वो स्टडी में मायाजम आया। वो प्रोसेस में फिर समझा कि डिजीज जो होते हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है, जो एक्यूट है, क्रोनिक है। तो ये सारी बातें तो बाद में उभरती गई। इसीलिए होम्योपैथ को सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात क्या है, मुझे ठीक क्या करना है और कौन सी दवा में ये ठीक करने की काबिलियत है। और वो जो ठीक करना है वो समझने के लिए मैंने डिविएशन समझना है, मॉर्बिड फिनोमिना समझना है, उसके कॉजेशन समझना है,
एक्सीडेंट्स वर्ड लिखा है उनका, एक्सीडेंट यानी अनएक्सपेक्टेड चीज जो पेशेंट की लाइफ में होती है उसको किस तरह से असर करती है वो समझना है, और उसका जो भी पिक्चर बनता है उसकी स्पेसिफिसिटी मुझे समझनी है। बस ये सिंपल सी होम्योपैथी है, और उसको मैच करना है क्यूरेटिव पावर ऑफ द रेमेडी, कौन सी दवा ये चीज बना सकती है। फिर उसके लिए डायरेक्शंस अलग अलग दिए। एफोरिज्म 153 आया कि हम कैसे समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक है तो कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक है, ये पिक्यूलियर वाला कैरेक्टरिस्टिक है कि अनकॉमन वाला कैरेक्टरिस्टिक है कि सिंगुलर वाला कैरेक्टरिस्टिक है कि स्ट्राइकिंग वाला कैरेक्टरिस्टिक है, वो बात की बात है। तो ये होम्योपैथी में हम कॉम्प्लेक्सिटी करने के बदले ये समझ लेना है सफरिंग क्या है पेशेंट की, और पेशेंट को हम अप्रोच करने के लिए मटेरिया मेडिका का एज इट इज सिम्टम के साथ उसको मैच होना चाहिए। रेपर्टरी क्या है, रेपर्टरी की माँ कौन है, मदर ऑफ रेपर्टरी इज मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका से रेपर्टरी बनी, दो टाइप की रेपर्टरी बनी, एक प्यूराइटन टाइप ऑफ रेपर्टरी बनी, यानी मटेरिया मेडिका में जो सिम्टम जिस तरह से है उसी तरह से उसको इंडेक्स किया गया, जैसे जेंट्री की, डॉक्टर नेर की रेपर्टरी बनी। दूसरी रेपर्टरी की टाइप है लॉजिको यूटिलिटेरियन टाइप ऑफ रेपर्टरी, जो केंट की रेपर्टरी है, बोनिंग हुसैन की रेपर्टरी है, जहां सिम्टम एज इट इज लेने के बदले उसके साथ टेम्परिंग किया गया, सिम्टम्स को तोड़ दिया गया और अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग तरह से इंडेक्स किया गया। तो हम जब भी वो लॉजिको यूटिलिटेरियन यानी केंट की रेपर्टरी यूज कर रहे हैं तब ये भूल जाते हैं, और उसका जो प्योर सिम्टम है मटेरिया मेडिका में मैच करना चाहिए वो नहीं कर लेते। तो हम क्या बोलते हैं, 4 रूब्रिक ले लेते हैं, लेकिन वो सिम्टम एक ही है मटेरिया मेडिका में। मर्क सोल में सिम्टम दिया है रेस्टलेस एट नाइट with the feeling that he has committed crime, so he wants to escape from the bed. अभी देखो केंट रेपर्टरी में कितनी रूब्रिक बन गई, डिल्यूजन दैट इज क्रिमिनल, रेस्टलेसनेस एट नाइट बन गई, एस्केप डिजायर टू हो गया। तो केंट ने 3 रूब्रिक बना लिया, हम बोलेंगे ये पेशेंट का 3 रूब्रिक कवर हो गया। 3 रूब्रिक कवर नहीं करना है, पेशेंट का सिम्टम कवर करना है। एस्केप डिजायर टू में कितने सारे दवाइयां हैं, हर दवा क्यों एस्केप करना चाहती है उसका रीजन अलग है, स्पेसिफिसिटी अलग है, लेकिन हम मटेरियली क्वांटिटेटिवली उनको लेके दवा देना पसंद करेंगे। हम फ्रिवुलस ले रहे हैं तो बेलाडोना का फ्रिवुलस सेम है क्या बाकी दवा से? सबका फ्रिवुलस अलग है। निग्लेक्टेड एसिफ तो आर्जेंटिकम नाइट्रिकम का निग्लेक्टेड फीलिंग अलग है, नाजा का अलग है, पल्सेटिला का अलग है, पेलाडियम का अलग है। तो हम ये नहीं समझते, हम क्या क्वालिटेटिव देखने के बजाय क्वांटिटेटिव देख लेंगे और दवा दे देंगे। तो मुक्ता सर ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम, बहुत सिंपल बात यह है कि हमें ये समझना है कि पेशेंट ने जो कहा उसकी स्पेसिफिक क्या है। एफोरिज्म नंबर 153, हेडेक इज अ जनरल सिम्टम, हेडेक in the morning from 9 to 10, 9 to 11 is a specific symptom। तो स्पेसिफिसिटी आ गई तो कैरेक्टरिस्टिक बन गया, वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी दवा से ठीक हो रहा है। उसके लिए टूल आप कोई भी यूज करो, मास्टरी आपकी मटेरिया मेडिका से है या आप रेपर्टरी का सहारा चाहिए, आप नक्की करो। लेकिन अल्टीमेटली तो ये देखना है ना एसेंस ऑफ द डिजीज, सिम्टम्स नहीं, 1 2 3 4 5 सिम्टम्स नहीं, वो सिम्टम आपस में एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं, कॉम्बिनेशन बनाता है। सेम सिम्टम का कॉम्बिनेशन अलग हो गया तो दवा अलग हो जाएगी।
आप देखो हर डिजीज में सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है, या तो एक डिजीज में 5 पेशेंट आएंगे तो सिम्टम सेम रहेंगे, लेकिन उसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा। फेरेंजाइटिस का केस आया, पहले गला पकड़ा, फिर सर्दी हुई, पहले सर्दी हुई, फिर गला पकड़ा, दवा बदल गई। असेंडिंग कोल्ड तो सेपिया आ जाएगा, लेग कैनाइनम आ जाएगा। डिसेंडिंग कोल्ड कालिकाब आ जाएगा, फॉस्फोरस। ये कुछ मैं खाली आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी दवाइयाँ आ जाएगी। तो ऑर्डर ऑफ द सिम्टम and their combination and their connection with each other, taking time into consideration, ये जब भी हम करेंगे ना, तो ये सिंपल सी होम्योपैथी है। बस हम अनप्रेजुडाइज्ड बने, एज इट इज देखे। मैंने क्या कहा आपको, फिजिशियन बनने के लिए क्या करना जरूरी है कि मुझे फिजिशियन बनना है तो मुझे क्या, आई हैव टू बी फ्री फ्रॉम prejudice, I should be unprejudiced observer, I should have sound senses, I have to have fidelity of mind। पहले ये करूं तो बाकी तो सब आसानी है, क्योंकि फिर उसमें मेरा कोई मिर्च मसाला नहीं है, मेरा कोई अपना नजरिया नहीं है। पेशेंट का प्रॉब्लम है, पेशेंट जाने, पेशेंट का प्रॉब्लम कौन ठीक कर सकता है, वो दवा जाने। मैं तो खाली एक कनेक्टर हूं कि ये ढूंढ रहा है अपना इलाज और इसके पास कैपेसिटी है इलाज देने की, तो उसको दोनों को मिक्स कर दूं, बस मैच करूं, मेरा काम हो गया। होम्योपैथी में लॉ ऑफ सिमिलिया से ज़्यादा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई थियरी, कोई स्पेक्यूलेशन, कोई हाइपोथेसिस। एफोरिज्म नंबर 1 के फुटनोट में ये बहुत अच्छे से दे दिया है, पहले ही वार्न कर दिया, कोई बातें मत बनाओ। ये हमने क्या लगा रखा है, माइंड मेथड का एक स्कूल, सेंसेशन का अलग स्कूल, सप्रेशन का एक अलग स्कूल, ये सब कितनी स्कूल है, लेयर्स के एक स्कूल, कितनी स्कूलें बनाएंगे हम। होम्योपैथी एक ही है। इफ इट इज होम्योपैथी, इट हैज टू बी ऑन लॉ ऑफ सिमिलिया। वो अप्लाई करने के लिए आप क्या टेक्निक लगाते हैं, क्या स्किल लगाते हैं, क्या मेथड लगाते हैं, क्या परिस्थिति का उपयोग करते हैं, वो पेशेंट के ऊपर निर्भर है ना। पेशेंट का केस, कौन सा स्क्रू मारा है और कौन सा पाना लगेगा खोलने के लिए, वो तो आप टेक्निकल पर्सन है, आपको देख लेना है उसमें। तो होम्योपैथी को कॉम्प्लिकेट करने के बजाय सिंपल बना देते हैं। आप प्रीएम्बल पढ़िए, मटेरियल मेडिका प्यूरा का चैप्टर है प्रीएम्बल, उसमें एक पैराग्राफ दिया है एनिमल ने कि हर केस को अप्रोच कैसे होना चाहिए। बस उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम लिखो, उसके सामने उसके एब्रीविएटेड मेडिसिन लिखो, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा है वहाँ, मोडालिटी को इम्पोर्टेंस दो, क्योंकि मोडालिटी तो पर्सन की रिएक्शन है और आपको पर्सन को तो देखना है ना। पेशेंट है, उसकी रिएक्टिविटी एबनॉर्मल हो गई तो पेशेंट हो गया, पर्सन से पेशेंट हो गया। उसको हम करेक्ट करेंगे तो पेशेंट से पर्सन बन जाएगा, है ना मुख्तार सर। तो मुझे ये समझ में आता है कि वी रिमेन सिंपल, होम्योपैथी सिंपल, एंड that will make even our patient also simple। उसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है, परसेप्शन ऑफ लाइफ में जो परेशानियां है, उसको भी सीधा सीधा साफ दिखने लगेगा कि हाँ मेरे लिए ये रास्ता बराबर है। मुख्तार सर, अब जरूर बताइए इसके ऊपर और मैं कुछ। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इसमें मेरा एक जो क्वेश्चन था, आपने उसको भी टच दिया है, डिफरेंट मेथड का, जो कि अभी मेरा सेकंड क्वेश्चन था। मेरा सेकंड Okay, क्वेश्चन था, हनीमन ने बहुत बेहतरीन होम्योपैथी की एजुकेशन दी है, प्लीज और वापस कहिए, उन्होंने आपका आवाज मेरे तक नहीं पहुंचा, वापस कहिए प्लीज। सर आपने थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और इसमें आपने जो मेरा सेकंड क्वेश्चन था उसका भी एक टच दिया है।
जिसमें आपने मेथड के बारे में बताया कि मुख्तलिफ मेथड पे स्कूल ऑफ थॉट्स ये हैं वो काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हनीमन ने जो तरीका बताया अपने ऑर्गेनन में और बहुत सारे उसमें ये सभी तरीके उसमें उन्होंने इंक्लूड कर दिए हैं, शामिल कर दिए हैं। और हाँ हम जी, जो जो लोग हैं वो एम्फिसाइज करते हैं अपने अपने तरीके पे। उसके साथ बराबर। साथ हनीमन के तरीके के साथ बोनिगास्टन का थॉट ऑफ स्कूल आ गया, फिर केंट का आ गया, फिर डॉक्टर सैगल का आ गया, फिर डॉक्टर संकन का आ गया और डॉक्टर वजीकाल प्रोफल का आ गया। इसी तरह ये थॉट ऑफ स्कूल हैं और ये चल रहे हैं। हर थॉट ऑफ स्कूल कहता है कि मैं कंप्लीट जो है वो मेरे पास ट्रीटमेंट है। सो है, ठीक है। आपने जो भी लास्ट एग्जांपल दी थी कि प्लग पाना कहाँ लगेगा, उसके लिए क्या चीज़ चाहिए है, स्क्रू कहाँ यूज़ होगा, अपना चीज़ कहाँ यूज़ होगी। तो ये तरीक़ाकार हम इन चीज़ों पर क्यों एम्फसाइज़ करते हैं कि ये एक तरीक़ाकार है, मसलन माइंड मेथड है, यही परफेक्ट है, बाकी कोई तरीक़ाकार नहीं। समटाइम केस उसके ऊपर पूरा नहीं उतरता, तब हम दूसरे टूल यूज़ करेंगे कि उस माइंड मेथड में ही जाएँगे। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है ये। मुख्तार जी, एक बात बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कोई भी एक स्किल में माहिर होना चाहिए, उसके बाद दूसरी स्किल लेंगे, फिर तीसरी स्किल लेंगे। अभी मैं टेम्परामेंटली एक पर्टिकुलर स्कीम में या तो एक पर्टिकुलर सिस्टम में या मेथड में मैं इंक्लाइंड हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? आई गेट रिस्ट्रिक्टेड ओनली इन वन वे। एक ही रास्ते पे चल सकता हूँ, दूसरे रास्ते पे नहीं चल सकता हूँ। मुझे कंफर्ट जोन में मैं जैसे ही घुस गया ना, तो दैट इज माय टेंडेंसी, आई बिकम सिक। आप मेरी बात समझे? हेनेमैन ने प्राइमरी बात ही की है कि ब्रेक योर टेंडेंसी, ब्रेक योर सेल्फ फ्री, फ्रीडम इज अ हेल्थ। और हम क्या कर और रहे सर हैं? ये प्रीव्यू हम डायल एक हो गया ना, ये सर ये प्रीव्यू डायल हो गया ना, फॉर द नंबर 6 आ गया ना ये। मेरा क्वेश्चन है, फॉर द नंबर 6 सी के गिर्द घूम रहा है। हाँ, बराबर है। मेरा बात आपको यही तो कहना है कि हमें विक्टिम नहीं बन जाना है कोई भी एक मेथड पे। मेथड्स जो है वो रास्ते हैं, वो तरीके हैं। और हर विजन हमारा 360 डिग्री विजन होगा, तभी हम पेशेंट को 360 डिग्री समझ पाएंगे। हमें फिजिशियन भी बनना है, होम्योपैथ भी बनना है, उसका उसको प्रिवेंशन ऑफ हेल्थ भी समझाना है। तो बहुत सारी बातें जो हमें प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, सॉरी, तो ये सारी बहुत सारी बातें हमें ध्यान में रख के एक फिजिशियन खुद अपनी एक पहले एज अ टोटल चले, एक होलिस्टिक चले। मैं एक पार्ट विजन ले लिया और आई गो इनटू दैट कंफर्ट जोन। जैसे कंफर्ट जोन में गया, मैं बीमार हो गया, क्योंकि उसके अलावा मैं अनकंफर्टेबल हो गया। जैसे भी मैं अनकंफर्टेबल हो गया तो मैं सफरिंग चालू हो गई। इसीलिए मैं एक पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट बना लिया कि बस यही चीज बराबर है। कोई चीज ऐसे बराबर हो ही नहीं सकती है, हर चीज बराबर है। उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे। आप मुझे बोलो, क्लासिकल होम्योपैथ क्या माइंड मेथड नहीं करता? क्लासिकल होम्योपैथ क्या पैथोलॉजिकल कंसिडरेशन नहीं करता? जो माइंड मेथड वाले जो है वो पैथोलॉजी कंसिडर नहीं करते? उनको करना ही पड़ेगा ना। शुरुआत ही वो होगी। जी बिल्कुल करते हैं इस सर। पेशेंट ये पेशेंट न्यूमोनिया का केस है, जिनको लगता है कि ठीक है ना, हो जाएगा। उसने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब भी बहुत सांस चढ़ने लगी, परेशानी होने लगी, तभी वो भागा भागा आया कि अभी मुझे जल्दी इससे ठीक नहीं करो। तो वेदर ही, तो न्यूमोनिया के लिए उसका जो रवैया है, वही रवैया पार्ट ऑफ द लाइफ के लिए है कि नहीं? परसिस्टेंसी चेक करना है ना हमें। वो चेक कर लिया तो ठीक है, हम बोलेंगे हाँ भाई यस। उसको बेलाडोना दे दो। तो कोई भी टोटलिटी से छूट ही नहीं सकता।
आप भले ये देख के एक पर्टिकुलर पार्ट देख के दवा देते हो, वो अपना प्रॉब्लम है, टोटालिटी तो पीछे छुपी हुई है, वो आप नहीं देखो। हम आग पे पट्टी मार बांध करके एक हाथी को देखेंगे, कोई सूंड देख के बोलेगा ये तो सांप है, कोई पैर देख के बोलेगा ये खंभा है, कोई कान देख के बोलेगा ये सुपड़ी है। तो क्या है, हम अपनी पट्टी से हम देख रहे हैं ना, लेकिन पूरा जब भी देखेंगे तभी तो हाथी समझेगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है, और कोई भी एक मेथड का विक्टिम नहीं बन जाना है। हाँ, वो सीखना जरूर है, उसकी टेक्निक, उसकी स्किल, उसका अंदाज, उसका बेनिफिट्स, उसके साथ उसका लिमिटेशन भी समझ के आगे जाना है। माइंड मेथड डेवलप करना यानी यू आर डेवलपिंग सच अ डेलिकेट सेंसिटिविटी इन यू कि आप फटाक से उसका जो इश्यू तक पहुंच सकते हो, लेकिन वो इश्यू आपके पैरों का बंधन नहीं बन जाना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इट शुड हेल्प यू टू बिकम फ्री वेयर फ्रॉम योर लिमिटेशंस। मैं ये चीज करते करते लिमिटेशन में आ गया था, लेकिन माइंड मेथड से मैं फ्री हो गया। पैथोजेनेसिटी डॉक्टर बोगर ने जो बताया, तो उसमें उसने थर्ड पैराग्राफ में लिखा ही है, यू हैव टू अंडरस्टैंड माइंड। और उसका आप बोगर सिनोप्टिक की पढ़ो, हम बोलते हैं कि उन्होंने तो कहा पैथोलॉजी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, नहीं, सबसे पहले लिखा है कोजेशन एंड माइंड मोडालिटीज। वो सारी बातें उन्होंने अपना इवैल्यूएशन ऑर्डर में दिया है। तो इसका मतलब क्या है, हर बंदा अपनी टोटालिटी में काम करेगा ना, तभी वो केस को करेक्ट कर पाएगा। वर्ड क्या दिया डॉक्टर बोगर ने, जीनियस ऑफ रेमेडी। तो जीनियस ऑफ रेमेडी क्या है, रेमेडी की कैपेसिटी, पोटेंशियलिटी, जो वही बात वो बार बार पैदा कर सकती है। तो माइंड भी करेगी, बॉडी भी करेगी, और बॉडी में माइंड है, माइंड में बॉडी है। ये दोनों बात हमें समझ के चलना चाहिए। कोई इंडिपेंडेंट रह नहीं सकता। एक बॉडी जिसमें माइंड मर गया है, वेजिटेटिव हो गई, खत्म, और एक माइंड जिसको बॉडी ही नहीं है, वो क्या कर सकते, कितनी छटपटाएगी, कितना परेशान होगी। तो ये मेरा समझना है मुख्तार जी। जी सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से ये बताया, और ये इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन रेज किया था कि बहुत आपके पास बहुत सारे माशाल्लाह करके आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपके पास से निकले हैं लाखों, और आप एक बेहतरीन टीचर भी हैं, और हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं। तो ये मेरे लिए एक ऑनर भी है कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप मेरे क्वेश्चन का वो जवाब दे रहे हैं कि जो एग्जैक्ट है। तो इसी सिलसिले मेरा थर्ड क्वेश्चन ये है कि बोनागाइसन की एफिनिटी जो है इसको कैसे यूज़ किया जाए, और उसके साथ ही वापस कहिए, थर्ड प्लीज में प्लीज ये कम अगेन। मुख्तार जी, आपका सवाल वापस आवाज टूटा, वापस कहिए। डॉक्टर बोनागाइसन का जो एफिनिटी है, डॉक्टर बोनागाइसन की एफिनिटी और साइड रेमेडीज, इन दोनों को किस तरह यूज़ किया जाए। सर जी, कोई सवाल रिपीट करेगा, मुझे उनका आवाज नहीं समझ में आ रहा है, किसी ने समझा होगा तो प्लीज रिपीट करिए। सर ये कैसर डॉक्टर जी, बोनागाइसन कैसर जी, ने जो कैसर जी, सर सवाल ये मुझे रिपीट करके बताएंगे प्लीज। सर मैं दोबारा बोलता हूँ, डॉक्टर बोनागाइसन ने जो एफिनिटीज बताई हैं हमें, हाँ जी, और हाँ हाँ वो हाँ। और बॉडी साइड रेमेडीज जो उन्होंने कैंट रिपर्टी में इंडियन में पब्लिश होके आ रही है, इनको हाँ कैसे जी। यूज़ किया जाए, काइंडली इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें। बोनी हुसैन की जर्नी कुछ अलग रही।
बोनी हुसैन वो डॉक्टर हैनेमैन की जो फिलोसॉफी है उसका वोकल है, वो जरिया है जो लोगों के सामने उन्होंने रखा कि एक्चुअली हैनेमैन क्या कहना चाहते थे। हैनेमैन, आपको पता है हैनेमैन ने ऑर्गेनोन लिखा है, उन्होंने कुछ ज्यादा केसेस दिए नहीं है, उन्होंने अपने अनुभव लिख दिए, बोल दिया इसमें से आप समझ लो और कर लो। लेकिन उसको सिंपल लैंग्वेज में हमारे पास लाने वाले जो है ना, एज इट इज, जो बोनी हैनेमैन बोलना चाहते थे वैसे ही, कुछ भी मिर्च मसाला डाले बिना यदि जो किया है तो वो बोनी हुसैन ने किया है। तो बोनी हुसैन का जो एस्पेक्ट है एफिनिटी ऑफ रेमेडीज, उसके पहले क्या आया? एफिनिटीज के पहले कॉन्कॉर्डेंस ऑफ द रेमेडी आई। ड्रग रिलेशनशिप हम जो डाइल्यूट कर देते हैं, लेकिन कॉन्कॉर्डेंस इज अ रेपर्टरी बाय इटसेल्फ। तो कॉन्कॉर्डेंस में उन्होंने नेट्रम्यूर लिया सपोज, तो नेट्रम्यूर जैसा माइंड कितनी दवाइयां में है, नेट्रम्यूर की एफिनिटी सपोज जितने टिश्यूज में है उसके जैसे कौन सी दवाइयां में वो एफिनिटी है, वो कॉन्कॉर्डेंस में डाली। तो सेंसेशंस नेट्रम्यूर जैसे कितनी दवाइयां में है, मोडालिटीज कितनी दवाइयां में है, उसके जैसा फीवर कितनी दवाइयां में है, बोन अफेक्शन कितनी दवाइयां में है, स्किन अफेक्शन कितनी दवाइयां में, वो हमें कलेक्शन करके दिया। वो एक दवा का नहीं, 125 दवा का ऐसा उन्होंने बना के हमें दिया। तो बहुत बड़ी बात हो गई। ये प्रैक्टिस आगे चलते चलते उनको समझ में आया कि ये एवरी ड्रग इज रिलेटेड विथ ईच अदर, और सर्टन रेमेडीज हैज अ बेटर एफिनिटी फॉर अदर ग्रुप ऑफ द रेमेडीज। तो उसके बाद आया एफिनिटी ऑफ रेमेडीज। अभी एफिनिटी ऑफ रेमेडीज तो आज के दिन में अपेंडिक्स हो गई है, नाखून जैसा हो गया, वी आर नॉट यूजिंग इट एनी मोर। जो इतना जबरदस्त टूल कॉन्कॉर्डेंस दिया है उन्होंने, हम एक दवा तक पहुंचते हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये तो दवा इंडिकेटेड लग रही है, लेकिन है नहीं, क्योंकि कुछ पॉइंट्स कंट्रोवर्सी जा रहा है। इसीलिए कैंट की बात आती है ना, व्हेन वेल इंडिकेटेड रेमेडी फेल्स। अरे वेल इंडिकेटेड होगी तो फेल ही नहीं होगी ना, वेल इंडिकेटेड तो अपने लिए है, पेशेंट के लिए नहीं है। तो ये स्टेज तक हम पहुंचते हैं और हमें लगता है कि ये दवा जो दिख रही है वो है नहीं, क्योंकि कंट्रोवर्शियल पॉइंट वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। तभी हम कॉन्कॉर्डेंस में जाएंगे, और उसके जैसी और कौन सी दवाइयां है जिसमें से कोई एक दवा इसमें फिट हो सकती है, वो हम कॉन्कॉर्डेंस चैप्टर से देखेंगे। और ड्रग एफिनिटी जो है, वो सिमिलर दवाइयां या तो सब्सिक्वेंट दवा कौन सी आ सकती है, वो हमें हेल्प करती है। तो आपने एक तो एफिनिटी पूछा, और क्या पूछा था? तो दूसरा मेरा क्वेश्चन था इसके साथ ही रिलेटेड, जो है वो साइड साइड रेमेडीज, हाँ, बॉडी साइड 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 रेमेडीज। ये एक स्टडी है उनका, साइड ऑफ रेमेडीज का। हाँ, ये एक स्टडी है जो बाद में डॉक्टर एलन ने थेरापेटिक पॉकेट बुक में इनकॉर्पोरेट किया था। तो साइड ऑफ द रेमेडीज एक डिफरेंट कलेक्शन है, इंडेक्सिंग है, कि आपको पता है कि डॉक्टर बोनी हुसैन ने हर रूब्रिक को बहुत जनरल स्वरूप में प्रेजेंट किया था, और कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम को करना, इसके लिए एक पूरा, कभी मौका मिला तो उनका जो बेसिक पर्पस और स्ट्रक्चरिंग है वो हम समझेंगे तो ये सारी बातें और आसानी से समझ में आ जाएगी। तो
जो साइड ऑफ रेमेडीज है वो उनका अपना स्टडी और संकलन है। उन्होंने खुद अपना जो अलग अलग मटेरियल से जो ड्रग्स पढ़े, अनुभव में आया, उसका इंडेक्सिंग है। जी थैंक यू सर, मुख्तार जी, थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया वो सर। आपने मुझे आप लोगों से बातें करना, इंटरेक्ट करने का इतना अच्छा मौका तारिक सर ने दिया है। थैंक यू वेरी मच तारिक सर। और कोई सवाल आइंदा होगा भी मिलता रहेगा, तो आइंदा भी मिलता रहेगा सर। और चला रजाक साहब है कि नहीं, अब्दुल रजाक साहब? सर, ये नहीं, मेरे लिए ऑनर है कि मैं आपके साथ सेकंड टाइम ये आपका वेबिनार अटेंड कर रहा हूँ और बहुत इंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि ये वैल्यूएबल है और नॉलेजेबल है। थैंक यू सर, उम्मीद रखता हूँ मुख्तार जी और मकसूद जी, कैसर सर, कि आप हर वक्त आते हैं। इससे मेरा भी इंसाइट अच्छी होती है, सफाई हो जाती है बहुत सारी बातों की, और क्लैरिटी भी आती है, इंटीग्रेशन भी होता है। और उम्मीद रखता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको अपनी प्रैक्टिस में काम आती होगी, और ये प्रैक्टिस में आप ले सकते हैं कि नहीं, क्या तकलीफ आती है, उसके बारे में मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए, ताकि हम ये समझे और समझते हैं कि होम्योपैथी में कुछ भी थियोरेटिकल नहीं है। जो भी है वो प्रैक्टिस से आया है, अनुभव से आया है, एक्सपेरिमेंटेशन से आया है, और 6 बार रिवाइज हुआ है। तो इतना जो साइंस जो है, जो बिल्कुल भी स्पेकुलेशंस पे नहीं है, साइंटिफिक है, वो प्रैक्टिस में भी इजीली हम अप्लाई कर सकना चाहिए। तो ये ज़रूर से मुझे फीडबैक दीजिए कि ये सेशंस हम एक दूसरे को किस तरह से हेल्पफुल है और हम आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, तारिक सर, हेलो और कोई सवाल है? हाँ। सर, मैं ये चाहूंगा तारिक साहब, सर ये हमारे इस टाइम डॉक्टर माज साहब मौजूद हैं, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी शेयरिंग करें, इंटरेक्शन करें। डॉक्टर साहब माज सुन साहब, लीजिए। मेरी आवाज सुन, आ जाइए। मास्टर, आप कुछ अपना मैं अनुभव शेयर मुक्तसर साहब मुझे करिए। मौका दी के होगी वो। हाँ जी, वो बात सर, तारिक साहब बात कर जी। हाँ मैं मुझे सर थोड़ी सी कर लेने दें, क्योंकि वो बड़ी फैसला कौन बात है। सर से गुजारिश वो ये कि सर 2 हफ्ते बाद ना दोबारा रख लें, या 3 हफ्ते बाद, या 1 माह बाद, जैसे आपको सर अच्छा लगे। और रजाक साहब की ये बात इस हद तक 100% दुरुस्त है कि इंसानी फितरत है कि वो आसानी की तलाश में रहता है। जो डेप्थ चाहिए, जो कि ट्रू मैसेज डॉक्टर M.L. सहगल साहब ने दिया था, उसकी प्रैक्टिस वैसे नहीं हो रही है। इसलिए आप चूंकि उनसे मिल भी चुके हैं और आप उसको मेथड को समझते बहुत अच्छे तरीके से हैं, तो आपसे गुजारिश ये है कि जो नेक्स्ट सेशन हो वो मोस्ट ऑफ द पार्ट मस्ट बी बेस्ड ऑन सहगल माइंड मेथड। जैसा कि आज भी आपने कमाल कर दिया। तो सर मेरी ये गुजारिश है, दो, एक ये, और एक आप अपनी सहूलत के मुताबिक डेट दे दीजिए, 15 दिन, 3 हफ्ते, या 1 माह। चूंकि आप अमेरिका में हैं इस वक्त, तो आपको भी पता नहीं कि कोई मसला अचानक से कोई ऐसा हो जाए, तो वो उसमें लचक रख लेंगे। लेकिन फ्राइडे ही रखेंगे, और 8 बजे का टाइम रखेंगे, क्योंकि लोगों को पता चल गया हुआ है सर। बस मेरी इतनी गुजारिश है, और माजरत चाहता हूँ कि कोई साहब बात कर रहे थे, मैंने उनको रोका। जी प्लीज जारी रखिए सर। अस्सलाम वालेकुम। और सर सबको जो इंडिया से और पाकिस्तान से और बाकी दीगर मुल्कों से जो इस वेबिनार में शरीक हैं, सबको खुश आमदीद। डॉक्टर कमलेश मेहता साहब का शुक्रिया कि उन्होंने माइंड मेथड पे हमें गाइडलाइन मुहैया की। आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर कमलेश. You provided us
very good information about the mind method. My point is there are so many methods in homeopathy. By adopting and utilizing those methods, we can prescribe homeopathic remedies to different patients. But there are, first of all, the totality of symptom, then the sensation method, then miasmatic method, then mind method. Do you think a remedy that is coming at top by using the totality of method and by using the miasmatic method, do you think that remedy can also come at top by using the mind method? मेरे कहने का मकसद ये है कि हम होम्योपैथिक में बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह आपने खुद भी इरशाद फरमाया कि बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन क्या होम्योपैथिक रेमेडी जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम के जरिए बाहर आएगी, सिमिली जिसको मैं कंसिडर करूंगा, क्या वो मैथमेटिक मेथड यूज करने से भी वही आएगी? नंबर 1, क्या माइंड मेथड इस्तेमाल करने से भी वही रेमेडी आएगी? नंबर 2, और क्या सेंसेशन मेथड या आप यूँ कह लें कि राइट एंड लेफ्ट रेमेडी या हॉट रेमेडी या कोल्ड रेमेडी या जो भी मेथड आप इस्तेमाल करते हैं, क्या सारे मेथड इस्तेमाल करने से सिर्फ वही सिमिलिमम रेमेडी निकलेगी जो कि असल में मरीज की दवा है? आई थिंक आई एम trying to convey my question that whether there is only one remedy for curing the patient or there are so many other remedies, by using those remedies we can cure the patient. मेरा सवाल खत्म हो गया। मास्टर, ये तो हमारी हर रोज की दुविधा है, हमारी हर रोज की ये परेशानी है ना? आप देखिए, सिंपल सा का बात कहा है, लॉ ऑफ सिमिलिया, जो ये सिम्टम पैदा कर सकती है वो सिम्टम वो ठीक कर सकती है। तो जो सिम्टम हमें ठीक करना है या जो डिजीज हमें ठीक करना है, उसके लिए वो दवा हमें लानी है जिसकी क्यूरेबिलिटी में ये दवा पड़ी है। बराबर है, ये एक सिंपल सी बात है। तो मैचिंग जो है वो करनी है। एफोरिज्म नंबर 153 में क्या कहा है? आर्टिफिशियल डिजीज दैट इज रेमेडी एंड नेचुरल डिजीज दोनों एक जैसे होने चाहिए। एफोरिज्म नंबर 26 में क्या कहा है? वीकर डिजीज इज एक्सटिंग्विश्ड बाय द स्ट्रॉन्गर वन प्रोवाइडेड इट इज ऑफ इट्स काइंड। तो इसमें एक जैसा एक ही हो सकता है ना, एक जैसे मल्टीपल तो हो ही नहीं सकते, सिमिलर हो सकते हैं, सेम तो नहीं हो सकते। अभी हम जब भी देखते हैं कि आपने पूछा मायाजम मेथड से करेंगे, सेंसेशन मेथड से करेंगे, माइंड मेथड से करेंगे, क्लासिकल मेथड से करेंगे, तो करते कौन है? हम ना। तो हम करते हैं, तो हम दवा जो बताते हैं वो तो हम बताते हैं, मेरा परसेप्शन ऑफ द डिजीज दवा के नाम से। दवा कौन नक्की करता है? हम नक्की करते हैं, तभी तो प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम है। दवा कौन नक्की करना चाहिए? डिजीज विल टेक यू टू द रेमेडी, जो हमारी पहले बात हुई थी। वो डिजीज नक्की करेगी तो रेमेडी सही है या कि नहीं। डिजीज का परसेप्शन के लिए कोई अलग अलग एस्पेक्ट है ही नहीं, इंडिविजुअलिटी और होलिस्टिक एस्पेक्ट, टाइप ऑफ डिजीज, ये जो 2-3 चीज है वही है। अभी इंडिविजुअलिटी आप सेंसेशन के हिसाब से देखते हो कि माइंड मेथड से देखते हो, होलिस्टिक आप सेंसेशन से देखते हो कि माइंड मेथड से देखते हो या मायाजमेटिक से देखते हो, वो तो अपना लिमिटेशन, अपनी टेंडेंसी है ना। इसीलिए तो मैंने कहा अपनी टेंडेंसी को ब्रेक करना पड़ेगा। मोमेंट यू नो थिंक कि मैं एक ही तरह से काम करता हूँ, दूसरी तरह से नहीं कर सकता हूँ, तो वो लिमिटेशन को ओवरकम कैसे करोगे आप? तो बात तो ये है कि वो डिजीज को उसके सही मायने में समझना है।
यदि उसको समझेंगे। I want to put this question in another way. मैं किसी और तरीके से पॉइंट शायद कन्वे नहीं कर सका। मैं ये चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक मरीज की एक सिमिलिमम दवा होगी या एक मरीज की एक से जायद सिमिलिमम दवाएं हो सकती हैं। वेदर देयर इज ओनली वन सिमिलिमम रेमेडी फॉर वन पेशेंट or there are so many other similimum that can be prescribed to a single patient. मैं कहना ये चाहता हूँ कि जब हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम पर बेस करके दवाई निकालते हैं तो दवाई निकल आई सल्फर, दवाई निकल आई सल्फर, लेकिन जब क्लियर हो गया, समझ आ गई। जैसे ही हमने किसी और मेथड से दवाई निकाली तो वो सल्फर नहीं निकली, वो निकल आई सीपिया, वो सीपिया नहीं निकली, किसी और मेथड से निकाली तो लेकैनम निकल आई। अब मेरा सवाल ये निकलने है, दो ना, मरीज की हजारों दवा निकल, मास्टर हजारों दवा आप निकालते हो ना, मटेरियल मेडिका आपको कंफर्म करेगी ना कि वो दवा है या नहीं है। आपने निकाली कैसे? आप यानी कि समझे कि आप नहीं? ये कहना चाहते हैं, आपने मुश्किल आसान कर दी। नहीं, आपने मेरी मुश्किल आसान कर दी कि वट एवर द मेथड यू विल अप्लाई फॉर फाइंडिंग द सिमिलिमम, but you will confirm that simillimum after consulting the materia medica whether Only that simillimum highest authority, which you have found highest authority, highest authority, highest authority उसमें वो materia medica है, मटेरियल मेडिका है। मैं ठीक है, अथॉरिटी नहीं हूँ। आगे इसको हम कंफर्म कर लेते हैं। जी सर, आगे मैं कंफर्म कर दूं, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और उसके बाद क्या होता है कि मटेरिया मेडिका में माइंड मेथड में आपकी बहुत सारी अलामात जो आप लेते हैं माइंड मेथड में, वो मटेरिया मेडिका में है ही नहीं है, वो आपने क्वाइन की गई है, वो आपने उससे मटेरिया मेडिका की जो अलामत है उसको लेकर आपने एक सिमिलर एक रूब्रिक बनाई है जो कि मेरे नजदीक गलत है। उसको आप सिंथेटिक आप कह लें, आप उसको सिंथेटिक रेमेडी कह लें। हाँ सर, बराबर है। मेरी इसीलिए हम जो मेन बात तो यही होती है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इज मटेरियल मेडिका, रेपोर्टरी इज जस्ट अ टूल। ठीक है। और रेपोर्टरी में एक चीज और एक इम्पोर्टेंट बात ये है, एक बेनिफिट ये है कि क्लिनिकली प्रूवन सिम्टम्स उसमें ग्रेडेशन दिया हुआ है कि यस, ये दवा ये सिम्टम को ठीक करने की क्षमता रखती है, उसका ग्रेडेशन दिया गया। और ऐसे सिम्टम भी डाले गए उसमें जो टॉक्सिकोलॉजी से आए या क्लिनिकली आया, प्रूविंग में नहीं आया लेकिन क्लिनिकली देखा गया। हाँ, ठीक तो है, सही बात, जैसे बच्चों पे तो अपना प्रूविंग हुआ ही नहीं है, बच्चों में प्रूविंग नहीं आया तो डिलेड माइलस्टोन तो आएगा ही नहीं। हाँ, तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब हमें लगेगा कि मटेरियल मेडिका में नहीं है लेकिन रेपोर्टरी में है। अभी बेलाडोना को हम फ्रीविलस में इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। केंट सर ने कितना मार्क दिया? 1 ही मार्क दिया। 1 मार्क का मतलब क्या है? वेरी रेयरली इट इज सीन इन द प्रूविंग, और इट इज नॉट फ्रॉम द प्रूविंग बट इट वाज सीन इन द केसेस। क्लिनिकल केस में दिया है, इट मींस दिस रिक्वायर्स अ वेरिफिकेशन। और हमने बेलाडोना को सर का ताज बना दिया है प्रीविलस में। तो ये सारी बातें धीरे धीरे जैसे कंफर्म होती जाती है तो उभरती जाती है, और देन वी टेक दैट फॉर आवर प्रिस्क्रिप्शन। तो मटेरियल मेडिका में नहीं मिलेगा बहुत बार। तो हाउ you study material medica and repertory in conjecture to each other, complementary to each other, वो हमें देखना है। Very right. But when you are consulting a repertory, actually you are taking an opinion of the writer as well. आप जिस वक्त repertory का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो असल में जो राइटर उस repertory का होता है उसके अपने जाती ख्यालात भी बहुत ज्यादा उसके अंदर डाले होते हैं, जो कि बाज का वो हम रेपर्टरी शुरू करते हैं, कितने हम सब में से कितने लोगों ने प्रीफेस को ध्यान से पढ़ा है कि डॉक्टर केंट का या बोनी हुसैन का, और हम उसके ऊपर गौर किया है और बार बार पढ़ा है और रिवाइज किया है। हम नहीं करते। हम क्या करते हैं,
सीधा जंप मारते हैं रूब्रिक को और उसको नोच लेते हैं कि जल्दी फायदा ले हाँ लो। जी, तो उसका कंस्ट्रक्शन हाँ पहले जी। समझना चाहिए, उसकी फिलोसॉफी समझनी चाहिए, उसका आइडिया समझना चाहिए, पर्पस समझना चाहिए, उसके बाद अंदर जाना चाहिए। ये सही बात। जिस तरह अभी कैंट के अंदर आप चले जाएं तो कैंट के अंदर इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर लिखा हुआ है, लेकिन रॉबर्ट मर्फी ने उसी इन्फ्लेमेशन को हेपेटाइटिस के अंदर उसको चेंज कर दिया। अब हेपेटाइटिस की जब वो रूब्रिक लिख रहा है और उसकी मेडिसिन लिख रहा है, तो उसके अंदर उसने कैंट की मेडिसिन के साथ साथ अपना तजुर्बा, अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी ऐड कर दिया है, जिससे रिपर्टरी की जो एक ऑथेंटिसिटी है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। ठीक है ना, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया तो अच्छी बात है। उसका फायदा लेना नहीं लेना आपके ऊपर है, हम सब के ऊपर है ना। उन्होंने तो दे दिया था कि एडिशनल बेनिफिट तो हो गया कि भाई किसी के ध्यान में ये दवा भी आई थी, भले कम आई ज्यादा आई, जितनी भी आई, तो लेकिन हम वो उसको नलीफाई गलत नहीं भी हो करके। सकती है ना। नहीं नहीं, नहीं, वो वो गलत एलोपैथी नहीं वो होगी, गलत एलोपैथी नहीं होगी। नहीं नहीं, हेपेटाइटिस के वो केस गलत। में उन्होंने, मेरा कहने का मकसद है कि वो उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो कि गलत हो सकता है। इट कुड बी रॉन्ग हो सकता है, दैट ही हैज इसीलिए तो मेंशन्ड द रॉन्ग क्वेश्चन, रेमेडी। इसीलिए तो क्वेश्चन करते हैं ना भाई, ये मेरा एडिशन है, आप संभाल के यूज करो, आपको वापरना है कहीं आपके केस में भी हाँ, बिल्कुल ठीक। मैच होता है नहीं, तो आप आपने मुझे एक इन्फॉर्म बात करो। हाँ जी, आपने एक बहुत अच्छी बात की है कि आप जो मर्जी मेथड इस्तेमाल करें, लेकिन जो सिमिलिमम रेमेडी निकालेंगे उसको आप मटीरिया मेडिका से कंफर्म करेंगे और उसके बाद आप उसको मरीज को देंगे, ताकि आपको पता चले कि ये इसकी ड्रग पिक्चर भी, इसकी टोटलिटी भी, इसकी माइंड भी, इसका हर चीज़ जो है आपको इस रेमेडी के ऊपर 100% आपको ट्रस्ट कर रहा है। सर मटेरियल मेडिका भी है, केसेस क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस भी है, बहुत सारे जर्नल्स, और वो भी हम कंट्रीब्यूट कर कंसिडर करेंगे। और अलग अलग मटेरियल मेडिका में, क्योंकि एक मटेरियल मेडिका का एंगल एक होता है, अलग अलग मटेरियल मेडिका में से हम जब भी देखेंगे तो अपना विजन वाइड होता है। तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रख के देखेंगे। अभी जैसे बहुत हमारे शुक्रिया सर, कलीग थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। बहुत हाँ सर जी, हाँ बहुत जी। शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। मैं अपना टाइम मकसूद साहब को दूंगा। मकसूद अहमद फारूकी साहब काफ़ी देर से ना हाथ लगा के कह रहे थे कि मुझे भी क्वेश्चन करने का मौका दें। आप इंशाल्लाह सर आप कीजिएगा। मकसूद अहमद सर। अभी तारिक जी, हमारे पास कितना समय है? 5-10 मिनट में खत्म करेंगे। हेलो, आवाज नहीं आ रही। समय तो सर खत्म हो गया हुआ है। और मेरी सुने, दोस्तों से गुजारिश है, सर इस वक्त है अमेरिका, और मैंने आप सभी की खातिर इनसे गुजारिश की कि इनको राजी किया, वरना इनका आज 10 घंटे का रोड ट्रेवल भी है। ठीक है जी। तो आप, मेरा नंबर आपके पास सभी के पास है ना जी। आप मुझे अपना क्वेश्चन बड़ा क्लियर करके भेज दें, एंड आई अश्योर यू दैट you will get your reply, and even in that reply you can put cross questions, and till you are satisfied you will keep on receiving reply from our worthy Dr. Kamlesh Mehta sir. देखिए, मैं ठीक है आपसे एक जी गुजारिश करूंगा। मेरी सर। गुजारिश ये है कि मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं भी जो कह रहा हूँ वो लिटरेचर से कह रहा हूँ। आपके सवाल का हर जवाब लिटरेचर में है, आप भी देखिए, और आपका सवाल का यदि जवाब मिला तो यहीं पे शेयर करिए कि मेरे पास ये सवाल था और ये रेफरेंस है, मेरी अभी ये समझ है, और इसका रेफरेंस यहाँ यहाँ मिलता है, तो हम सबको उसका फायदा मिलेगा और हम सब जुड़ के साथ चलेंगे एंड विल ग्रो टुगेदर। ठीक है ना? तो हम ये सेकंड सेशन यहाँ पे समाप्त करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, और एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। करिए कहिए ना। नेक्स्ट सेशन में अगर आप हमें थोड़ा सा जो मटीरियल मेडिका प्योरा है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालें, और वो जैसे
बोइंग हासन ने उसको परसीव किया और अपने जो लिटरेचर में उसको कन्वर्ट किया। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सर आप हमारे लिए थोड़ा सा जो है इसको एलैबोरेट कर दें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और थोड़ा सा हमारी जो मतलब डेफिनेटली आप बहुत सीनियर हैं हमसे बहुत ज़्यादा, मतलब आपने उसे जिस एंगल से देखा होगा, हम हो सकता है बहुत अरसे बाद पहुंचे, तो हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा आपने अभी तक जिस एंगल से उसको देखा है हमारे लिए थोड़ा सा उसको सर उस पर वर्क करके तो हमें थोड़ा सा उस पर एक देखिए कैसर सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। मेरी गुजारिश है कि आप मैथमेटिका प्यूरा के आगे के जो चैप्टर्स है पार्ट 1 में, प्रीएम्बल वगैरह जो भी डॉक्टर हैनेमैन ने लिखे है वो, और कोई भी आपकी पसंदगी की एक दवा आप जरा नज़र डाल देंगे तो हमें सबको एक बात करने की आसानी होगी, क्योंकि हम थोड़ा फेमिलियर हो जाएंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे का अंदाज समझ पाएंगे। तो ये कर लेते हैं। और ओरिजिनल प्रीफेस ऑफ डॉक्टर बोनी हुसैन, उसका पहला पेज भी पढ़ लिया ना, तो उसमें वो काफ़ी मैथमेटिका प्यूरा के साथ में थेरापेटिक पॉकेट बुक किस तरह से उसने कनेक्ट किया है वो आ जाता है। और फिर उसके बाद जो भी सवाल होंगे या मेरे भी कुछ सवाल होंगे मैं आपसे कर लूँगा, आपसे समझ लूँगा, आपके पास होगा तो हम शेयर कर लेंगे। ठीक है? थैंक यू सर। तो सर वो मैथी का भी कुछ रखिएगा, किसी ने बात करनी है कर लें, वरना मैं क्लोज करना चाहूँगा। किसी ने बात करनी थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सब वेरी मच। आपने डॉक्टर कैसर साहब ने जो आपसे क्वेश्चन किया है ये मेरे रेलिवेंट ही क्वेश्चन है, और उसी में ही ये कह ले कि हमारे नॉलेज जो है बिल्डअप, और हम बेसिक चीज़ें ले रहे हैं आपसे कि हमारी बेसिस स्ट्रॉन्ग हो जाए ताकि हमें बाकी मेथड बाकी चीज़ें समझने में आसानी हो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मिलेंगे जी, मिलेंगे। और हमें बेहतरीन नॉलेज दिया। थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स। ओके सर आपका क्लोज करते हुए आपका इसलिए भी शुक्रिया कि वो लोग जो के लगे हुए थे एक रवायती तरीका पे उलझन का के आज उनको आपने हौसला दिया कि वो जो उनके दिल के अंदर की बातें हैं जो फंसी हुई हैं उलझे हुए हैं वो खुल के इसलिए कर सके कि उनको जवाब मिलना शुरू हो गया है। और आपसे ये भी गुजारिश है कि जो एक माइंड मेथड का ट्रू एस्पेक्ट है वो ज़रा आपसे गुजारिश है कि उस पर आपने ज़रूर बर ज़रूर नेक्स्ट टाइम जहाँ प्योरा करेंगे ना सर, तो इसका भी कुछ पार्ट करना है। और सर क्या 15 दिन बाद रख लें, अगर चेंज करना हुआ ना मैं बताऊंगा 15 दिन के बाद मेरा क्या शेड्यूल बनता है, हम आपकी मसरूफी की कोऑर्डिनेट वजह से करेंगे। तो चेंज कर लेंगे या वीकली रख ले, अगर नेक्स्ट वीक रख ले, ठीक है। वो हम नक्की कर लेंगे। मेरा खाली इतना कहना है कि मैं कोई पर्टिकुलर मेथड का एम्बेसडर या रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ, और इसीलिए मैं उसका एक्सपर्ट हूँ ऐसे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सकता, ना अथॉरिटी और ऑथेंटिसिटी कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे से बहुत सारे सीनियर है और इसमें अलग अलग मेथड में माहिर है। मैं तो सिर्फ हैनेमैन का जो एस्पेक्ट्स है, विचारधारा है, फिलोसॉफी है, वो आप तक पहुंचा रहा हूँ, और हम डिस्कस करके उसका जो सत्य है तथ्य है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। बस मेरा इतना ही प्रयत्न है। लेकिन वो हैनेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एंगल से हम देख सकते हैं कि सेंसेशन मेथड क्या है, माइंड मेथड क्या है, या माइजमेटिक मेथड क्या है, वो मुझे जितना एस्पेक्ट समझा है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। ठीक है तारिक जी, चलो थैंक यू सर, थैंक थैंक यू वेरी मच। यू। It took a long time.